शुरुआत, उसके बाद मजबूती, फिर आई मुनाफा वसूली। अब आखिरी 1.5 घंटे में जाने से पहले बाजार फिर से है तेजी के लिए तैयार, यानी कि नया रिकॉर्ड बनाने के बाद उतार चढ़ाव के बीच फिर से मजबूती का कारोबार। यह है अब तक का इतिहास और अब अगले 1.5 घंटे में क्या कुछ होगा इसकी है तैयारी। आइए, स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। हाँ नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और इंडेक्स लेवल पर, स्टॉक लेवल पर भरपूर एक्शन हो रहा है, तो किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए इसी पर चर्चा करेंगे अनिल जी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। सर, सबसे पहले बताइए आफ्टरनून सेशन के लिए बड़ी बातें क्या हैं? तेजी बरकरार है दीप। बाजार में उतार चढ़ाव भले ही रहा हो, लेकिन निचले स्तरों से बहुत स्मार्ट रिकवरी आती दिखी है। निफ्टी ने बनाया है 13,435 का नया रिकॉर्ड। सेंसेक्स भी 45,729 तक पहुंचा है। ये अब इतिहास में दर्ज हो चुका है आंकड़ा। तो आज भी फिर से दोनों ही इंडेक्स में बने हैं नए रिकॉर्ड। सरकारी बैंकों में शानदार खरीदारी है और आज बैंक निफ्टी की सुस्ती के बावजूद सरकारी बैंक जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं और सरकारी बैंकों का इंडेक्स, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 4% मजबूत। मेटल फार्मा शेयरों में मुनाफा वसूली है। ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी का असर मेटल शेयरों पर दिख रहा है। 1.5% का नुकसान मेटल इंडेक्स में आपको नजर आएगा। डाउ फ्यूचर्स में करीब 100 अंकों की गिरावट है। यूरोप के बाजार भी आज कमजोर ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये है अब तक का रिकॉर्ड और डाउ फ्यूचर्स में करीबन 80-75 पॉइंट का नुकसान इस वक्त आपको दिखेगा। दीप। बिल्कुल अनिल जी, और आज का ये एक्शन थोड़ा समझना चाहूंगा सर। मैं थोड़े ट्रेडर से भी अभी बात कर रहा था और एक चीज जो सब बता रहे थे, अगर तेजी की पोजीशन है तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, अगर मंदी की पोजीशन ली थी तो टारगेट के भी करीब नहीं आए हैं। तो पोजीशंस जो भी ली हैं, ना तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ना टारगेट मूव हो रहे हैं, साइडवेज है पर उसमें काफी उतार चढ़ाव है। तो किस तरह का एक्शन समझें इसे सर? लिक्विड ऑक्सीजन जैसा दीप, लिक्विड आपको जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन आपको मरने नहीं देगा, वैसा ही वाला हाल है ये दोनों ही तरफ हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप अगर इंडेक्स में ट्रेड करें तो आपके लिए पैसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देखिए रेंज जो आज आपको निफ्टी की मिली करीबन 125 पॉइंट के आसपास की मिली है और 125 पॉइंट की रेंज में अगर आप एकदम अच्छे से मूड बना पाए मंदी का या अच्छे से तेजी का, तो ही आप 50-75 पॉइंट बना सकते हैं। 25 पॉइंट ऊपर 25 पॉइंट नीचे के तो छोड़ दें, वो टच एंड गो होता है। तो ऐसे में पूरा फोकस ब्रॉडर मार्केट में है और ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खासी एक्शन अब भी है। तो मेरे ख्याल से जो इस हफ्ते की थीम की हम लगातार बात करें कि आप दिग्गज शेयरों के बजाय आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के मौके वहां है। एग्जैक्टली वही थीम काम करती हुई दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात दीप ये है कि अगर दिग्गज शेयरों में है तो भी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ज्यादा है। अब इस स्टॉक्स में चर्निंग काफी होती दिख रही है। तो अगर आपको पैसा बनाना है तो बिल्कुल क्लियर कट है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना पड़ेगा। वैसे बाजार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर 125 पॉइंट ऊपरी स्तरों से गिरा भी है निफ्टी और अगर 300 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे आया भी है, अगर लाइफ टाइम हाई पर इंट्राडे में इतना करेक्शन हम नहीं देख सकते हैं तो फिर तो मतलब ही नहीं है। बाजार है, एक तरफा चाल तो होती ही नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो होगा। आपको सिंपल एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जब नीचे आए तब खरीदने का मौका है। आपको याद होगा सुबह हम यही बात कर रहे थे कि 29,950, 30,050 एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बेस्ट बाय जोन है बैंक निफ्टी पर। और आज आप देखिए 30,025 का लो बनाकर वहीं से घुमाए। दूसरी बात आपको कहा था 13,300 के नीचे जाए तो वहां से गिनेगा कि 1 पॉइंट कमजोर है। आज का लो 13,311 का है, जबकि 13,425-30 टच करके उसके बाद वहां है। तो कहीं भी पहला लेवल भी जहां से आपको कमजोरी फील करना है वो भी नहीं आया। 30,000 भी नहीं तोड़ा, 13,300 भी नहीं तोड़ा, तो बाजार कमजोर है कहां? तो मजबूत बाजार है और इस मजबूत बाजार में कहीं डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने लेवल्स का इंतजार करें, बीच बीच में ऊपर प्रॉफिट बुक करते चले, वो आपके लिए सही रणनीति रहेगी। तो प्रॉफिट भी बुक करें ताकि आप हल्के रहेंगे तो निचले स्तरों पर फिर से एंटर कर पाएंगे। बाकी इंट्राडे में इतना छोटा मोटा ऊपर नीचे और ये थोड़ा बहुत एक्शन तो जरूर रहेगा और रहना भी चाहिए। आइए इसी बीच भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और लेते हैं उनकी भी राय बाजार पर। स्वागत करते हैं उनका भी। नमस्कार भसीन साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, पहले तो बाजार का आउटलुक, हल्की फुल्की वोलेटिलिटी, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन इंट्राडे में रही है। एक बार बाजार का आउटलुक और साथ ही आपके कॉल्स बताएं सर। तो देखिए अनिल जी, मुझे लगता है जिस तरह से जो ब्रेथ अपनी वाइडन हुई है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो सस्पेक्ट स्टॉक्स हैं
और मुझे लगता है पीएसयूज में जो री रेटिंग है वो काफी काफी सारी हो चुकी है. नाउ यू आर प्लेइंग विद फायर बिकॉज कैपिटल इज बीइंग रेज्ड और रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा मुश्किल हो सकता है. सो बी कॉशियस ऑन स्टॉक्स जहाँ पे आज की डेट में देयर इज रूमर्स एंड सो ऑन और कैश में जो लेफ्ट आउट फीलिंग ज्यादा है. आई स्टिल से फोकस ऑन टॉप लाइन स्टॉक सिप्ला, टीसीएस, मारुति. तो अगर आपको बने रहना है तो एकदम ब्लू चिप्स में बने रहिए. दिस इज बी लिटिल कॉशियस ऑन द मिड कैप्स. आई थिंक दे हैव रन फार इन एक्सेस ऑफ द वैल्यूएशन, particularly some of the PSUs. तो PSU बैंक्स. तो सुबह का अपडेट ये अनिल जी, आपको दोनों कन्विक्शन बाइज हैं, एसीसी, अंबुजा और एसबीआई लाइफ. बने रहिए. आई थिंक दे आर गोइंग टू बी आउट परफॉर्मर्स. और आपको बताऊं कि सीमेंट में जो डिस्काउंट है और अल्ट्राटेक्सा ईवी पर एबिटा टन टू अंबुजा एसीसी इज एट माने ऑलमोस्ट 2 ईयर लो. तो आई थिंक देयर इज 10% अपसाइड इन बोथ अंबुजा एंड एसीसी. कल का अपडेट ये सर, आपको मैंने एसबीआई लाइव बाय दिया था, वो आज ऑलमोस्ट हाई पे है. और उसके सामने शॉर्ट दिया था बजाज फाइनेंस 4865-70 में, वो आज 4800 बिक गया. तो आप जो शॉर्ट वाला है वो काट सकते हैं एज ए हेज. यू मेड अबाउट 2 और नियरली 2%. अब आपके लिए 2 बायज हैं और वो भी दोनों कन्विक्शन बायज, जो मुझे लगता है इस भाव पे सबसे अच्छे प्लेस होंगे फॉर वेल्थ क्रिएशन. आप कहें तो मैं शुरू करूं. ओके जी सर, प्लीज बताएं दोनों बाय. तो पहला सर ये देखिए, दोनों एफएमसीजी है और एफएमसीजी आर गोइंग टू रिपोर्ट वेरी स्ट्रांग नंबर्स. सबसे बड़ा प्ले होएगा डाबर. अंडर परफॉर्मर है लेकिन डाबर आमला का जो सेल्स है ना, इट इज गोइंग टू बी अ रिकॉर्ड इन दिस क्वार्टर. एक तो हमारे को डर था, प्लस आमला गिव स्ट्रेंथ. तो डाबर आमला इज गोइंग टू सी रिपोर्ट. दैट्स व्हाट आई हैव लर्न. तो 503-4 में 2.5-3 का भाव है. इसमें 495 का स्टॉप लॉस रखिए, 530 से 535 का टारगेट. और डाबर और गोदरेज कंज्यूमर अगेन, जहां मैं कह रहा हूं कि हेयर डाई एंड ऑल दी एंसिलरी बिजनेस आर रॉकिंग. और इस क्वार्टर उनका इंडोनेशियन बिजनेस विल रिपोर्ट डबल डिजिट ग्रोथ. तो गोदरेज ये 704-5 है, 7-8 है. यहाँ पे 696 का स्टॉप लॉस रखिए, 735 का टारगेट. ओके तो 2 एफएमसीजी कंपनियां खरीदारी करने की राय बसिन साहब की तरफ से. डाबर खरीदें, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीदें, ये दोनों ही तेजी करके चले, ये मानना है बसिन साहब का. एफएमसीजी बिजनेसेस बढ़िया नजर आ रहे हैं, यहां पर तेजी करने की राय और भी आ रही है. बिगुल बैक टू बैक, पहले विश्वेश जी के लिए और उसके बाद वागले साहब का वंडर भी आने के लिए तैयार. तो विश्वेश का विशेष बताएं विश्वेश जी. देखिए अनिल जी, जो सेशन का पहला ट्रेड होता है वो बहुत सबसे हाई कन्विक्शन ट्रेड होता है, क्योंकि वहां पे रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है. और कहीं ना कहीं डर होता है कि मेरे जो दूसरे साथी है पैनलिस्ट, वो शायद इनिशिएट ना कर दे. तो वो बहुत ही हाई कन्विक्शन ट्रेड होता है. पिछले कुछ दिनों में आईसीआईसीआई था और आज जो है वो है चोला फाइनेंस. चोला फाइनेंस लास्ट 5 दिन के साइडवेज कंसोलिडेशन का आज बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेकआउट कर रहा है. और जिस हिसाब से मोमेंटम के सिग्नेचर हैं और जिस हिसाब से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन से निकल रहा है, 380 की कॉल में मैं जैसा डेटा चेक कर रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है 380 की कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, राउंड अबाउट 5.5 लाख शेयर. मुझे लग रहा है कि ओवरऑल 380 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलता है तो 395 तक सीधा जाना चाहिए. तो यहाँ पे अगर आप खरीदारी करते हो चोला फाइनेंस फ्यूचर में, 367 का स्टॉप लॉस रखे, 387 और 395 ये तो 2 टारगेट के लिए वेरी हाई कन्विक्शन ट्रेड चोला फाइनेंस खरीदने की राय होगी. मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अगर फिर भी आता है 375 तक भी आप ऐड कर सकते हो. ओवरऑल मुझे लगता है ब्रेकआउट है 385, 387, 395 ये 2 लेवल आपको बहुत ही क्विकली देखने मिल सकते हैं.
ओला फाइनेंस में खरीदारी करने की विश्वेश जी की तरफ से आइए अगला बिगुल है वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। ओके, वागले साहब से संपर्क हो रहा है। तब तक जल्दी से एक बार बाजार का हाल आपको बता दूं। 70 अंक ऊपर इस वक्त बैंक निफ्टी है, 40 अंक ऊपर निफ्टी है और सेंसेक्स डबल सेंचुरी मारने के मूड में अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। जो जोश आ रहा है वो दिग्गजों से आ रहा है। रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे दिग्गज, एसबीआई और अल्ट्राटेक, ये हैं वो सेक्टर लीडर्स जो बाजार को जोश देते हुए नजर आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक भी आज देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक मजबूत, पब्लिक सेक्टर में एसबीआई मजबूत, आईटी में टीसीएस और इन्फोसिस दोनों ही लीडर मजबूत, रिलायंस मजबूत है, अल्ट्राटेक मजबूत है और यहीं से जोश आता हुआ दिख रहा है। वागले साहब तैयार है हमारे साथ? वागले साहब बताएं अपना कॉल। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। मेरा कॉल है टीसीएस। मुझे लगता है आज फ्रंट लाइन आउट परफॉर्म करेंगे। मॉर्निंग में मैंने रिलायंस में बाय किया था, वो अभी भी होल्ड में है, मुझे लगता है आउट परफॉर्म करेगा। टीसीएस 279798 के आसपास बाय करे। 2780 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 2850 2860 की अपसाइड में देख रहा हूँ। शायद आज आ जाए या मे बी कल फर्स्ट सेशन में आ जाए। टीसीएस मुझे लगता है अभी आउट परफॉर्म करना चाहिए। टीसीएस पर करनी है खरीदारी। दिग्गज टीसीएस और रिलायंस आज बेहतरीन सपोर्ट दे रहे हैं जहां तक निफ्टी के एक्शन का सवाल है। आइए आपको बता देते हैं कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर, साथ ही खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। मानसी और कुशल हमारे साथ तैयार हैं। मानसी बताएं आज और आने वाले कुछ दिनों के लिए अहम ट्रिगर्स क्या हैं? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज आईआरडीएआई चेयरमैन जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के सीईओज के साथ बैठक करने वाले हैं। 3 बजे ये बैठक शुरू होगी, इस पर हमारी नजर है। इसके अलावा कल किसानों और सरकार के बीच अगली बैठक का दौर होगा, तो इस पर भी फोकस रहेगा। विप्रो के बायबैक में हिस्सा लेने के लिए शेयर्स खरीदने का कल आखिरी मौका होगा। ध्यान रखिए 11 दिसंबर इसके लिए रिकॉर्ड डेट है, तो कल आखिरी मौका होगा शेयर्स खरीदने का अगर आपको बायबैक में हिस्सा लेना है तो। बर्गर किंग आईपीओ की अलॉटमेंट डेट है कल। साथ ही सीआईआई मैन्युफैक्चरिंग समिट एंड एक्सपो 2020 का कार्यक्रम होने जा रहा है और 17th सीआईआई ग्लोबल एसएमई बिजनेस समिट 2020 भी कल होने जा रहा है। 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। इस इवेंट में वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल इस मुद्दे पर पैनल डिस्कशन होगा, तो ये दोनों ही इवेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है जिस पर हमारा फोकस है। गुरुवार के दिन यानी कि 10 दिसंबर को वीकली एक्सपायरी के साथ ही ईसीबी पॉलिसी एक और स्टिमुलस की आशा यहाँ पर मानकर हम चल रहे हैं, तो इस इवेंट पर भी फोकस रहेगा। साथ ही कैनरा बैंक की क्यूआईपी का इश्यू प्राइस तय करने के लिए एक बोर्ड बैठक होने जा रही है और प्रधानमंत्री नई संसद की आधारशिला गुरुवार यानी कि 10 दिसंबर के दिन रखेंगे, तो इस इवेंट पर भी नजर होगी। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम इवेंट्स जहां पर आपको रखनी है नजर। कुशल से भी जानते हैं कौन से खबरों वाले स्टॉक्स मार्केट्स खुलने के बाद जो एक्शन में आए हैं। गुड आफ्टरनून कुशल, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। अब देखिए यहाँ पर ओएनजीसी फोकस में रहेगा क्योंकि सरकार ने जो पवन हंस में इनकी हिस्सेदारी है उसमें हिस्सा बिक्री करने के लिए जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो मंगवाते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो ओएनजीसी की पवन हंस में करीब 49% हिस्सेदारी है और ये जो बोली लगाने की अंतिम तारीख तय की गई है वो है 3 फरवरी 2021। साथ ही असाई इंडिया ग्लास, इनके लिए भी काफ़ी पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है जिसमें वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि चीन से इंपोर्ट होने वाले जो फ्लोट ग्लास है उस पर ड्यूटी जो है अब 6 फरवरी 2021 तक जारी रहेगी, तो यहां पे इनके लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है। साथ ही ऑटो स्टॉक्स जो है वो फोकस में रहेंगे क्योंकि नवंबर महीने के जो रजिस्ट्रेशन डेटा है फाडा की तरफ से वो आते हुए दिखे हैं, जहां पर अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स की स्पेसिफिकली बात करें तो वहां पर करीब 4.2% की बढ़त सालाना आधार पर हमें देखने को मिली है। साथ ही ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन में भी 8.5% की बढ़त हमें देखने को मिल रही है। पर अगर आप 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की बात करें तो वहां पर करीब 21% और 64% रिस्पेक्टिवली आपको गिरावट जो है सालाना आधार पर देखने को मिली है और सीवी स्पेस में भी करीब 31% का फॉल हमें ओवरऑल देखने को मिला है। और ये तो ऑटो डेटाज हो गए, वहीं पिरामल एंटरप्राइजेस पर भी आपको नजर रखनी होगी जिसमें रिवर व्यू मिशिगन प्लांट के विस्तार के लिए इन्होंने कंपनी ने 236 करोड़ का निवेश जो है वो करने का ऐलान किया है। साथ ही पॉली मेडिक्योर यहां पर भी फोकस रखिए क्योंकि क्यूआईपी के जरिए करीब 400 करोड़ रुपए का फंड जुटाने
बढ़ाने को बोर्ड से मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। आईओबी भी फोकस में रहेगा क्योंकि 610 करोड़ के जो 4 एनपीए हैं उनकी बिक्री के लिए इन्होंने बोलियां मंगवाई है और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी सिमिलर स्टेप लिया है जिसमें 810 करोड़ के करीब 44 एनपीए हैं उनकी बिक्री के लिए भी इन्होंने भी बोलियां मंगवाई हैं। और अगर इंडोको रेमेडीज को भी देखें तो इनके लिए भी पॉजिटिव डेवलपमेंट है क्योंकि जर्मनी से एक किडनी से जुड़ी हुई दवा है एलोपुरिनॉल, उस टैबलेट के लिए इनको करीब 140 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। तो यहां पर इनके लिए काफी पॉजिटिव खबर है। साथ ही टीवीएस श्री चक्र यहां पर भी नजर रखिए क्योंकि क्षमता विस्तार के लिए करीब 100 करोड़ खर्च करने पर जो है कंपनी को मंजूरी मिल गई है बोर्ड से और अगले 2 से 3 साल में ये निवेश किया जाएगा। वोडाफोन आइडिया यहां पर भी नजर रखिए क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने रेट्रो टैक्स मामले पर जो अपना फैसला है वो सुरक्षित रखा है। ये करीब 20,000 करोड़ का रेट्रो टैक्स मामला है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी ये अभी भी अनिश्चित है कि वो इसके आर्बिट्रेशन अवार्ड के लिए आगे फाइलिंग करेंगे या नहीं, तो ये देखना होगा। और अंत में एक ब्लॉक डील जो रिलायंस इंफ्रा की है, करीब 11 लाख शेयरों का सौदा हुआ है 27 रुपए 55 पैसे के भाव पर। ओके, तो ढेर सारे खबरों वाले स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन भी भरपूर बाजार में हो रहा है। चलिए कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स पर ही चर्चा करते हैं। सुमित जी भी हमारे साथ हैं, राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब और विश्वेश जी तो ऑफकोर्स अपनी कॉल्स भी दे चुके हैं। सुमित जी, सुबह बात करी थी आपसे, कैनरा बैंक पर QIP है और खबरें यही आ रही हैं कि अच्छा रिस्पॉन्स, बल्कि शानदार रिस्पॉन्स मिला है QIP को। हालांकि स्टॉक बैन में है तो इसलिए एक फ्रेश कॉल तो आपसे नहीं लूंगा, पर अगर किसी के पास पोजीशन है, किसी के पास डिलीवरी में है, तो क्या लेवल्स हैं जहां पर नजर रखनी चाहिए जहां तक कैनरा बैंक का सवाल है? गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल, सुबह डिस्कशन हुआ था तब कहा भी था कि 118 120 का रेजिस्टेंस है। आज अगर वो तोड़ता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो रैली बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो पोजीशंस को होल्ड करें और ऊपर में 127 का जो भी भाव चल रहा है यहां से ऊपर में 130 से 134 रुपए तक के लेवल कैनरा बैंक में देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करें लेकिन एक्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें। 120 122 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। 134 रुपए तक के लेवल कैनरा बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो नजर रखिए कैनरा बैंक पर जबरदस्त उछाल इस काउंटर में आते हुए दिख रहा है। पूरा का पूरा PSU बास्केट, PSU बैंकिंग बास्केट, यहीं पर आप एक्शन देख रहे हो। शायद कैनरा बैंक की QIP के लिए जो रिस्पांस है वो भी एक फैक्टर है और कुछ अन्य फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर आप अच्छी खरीदारी आते हुए देख रहे हैं और जबरदस्त तेजी। इंडियन बैंक कैश स्टॉक से नजर रखिए, उस स्टॉक पर भी बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो PSU स्टॉक्स हैं जहां पर आप इस समय एक बढ़िया मूव के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। वागले साहब, PNB पर कुछ ट्रेड बनता है सर? जिस तरह से इस समय एक उछाल आ रहा है, नजर रखिए स्टॉक पर 8% की तेजी है, वायदा कारोबार का टॉप गेनर है इस समय। दीपांशु, ऑलरेडी 8% ऊपर जाने के बाद आज के लिए तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। हाँ, पोजिशनल व्यू है कि ये बिल्कुल 43 तक जा सकता है। 2 से 3 दिन का व्यू लेते हो तो 35-50 के स्टॉप लॉस से 43-44 के टारगेट के लिए। पर अभी आज ऑलरेडी 8-8.5% ऊपर गए हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा अगर पोजिशनल ट्रेड लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट डेफिनेटली आज एक फ्रेश मूव शायद जो आज की थी वो आ चुकी है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, विश्वेश जी इस पर नजर डालिए, एक बढ़िया मूव आ रही है। 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद LIC हाउसिंग फाइनेंस आज फिर से थोड़ा मूवमेंट करते हुए दिखा रहा है। आप बताएं, इस पर कोई ट्रेड बनता है विश्वेश जी? देखिए दीपांशु, मुझे ऐसा लगता है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस इन अ वेरी शॉर्टर टर्म 360 का जो लेवल है वो डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि 360 के कॉल में दीपांशु 20 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। और जब वहां तक मैं ऑप्शन डेटा चेक कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक काफी लॉन्ग वे आया है, मतलब 300 रुपए से 360 रुपए तक आया है और आज भी वहां पे ऑलमोस्ट 8,56,000 शेयर्स का OI जुड़ा है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास पोजीशन है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 354 का, बट 360 के ऊपर अगर जाता है तो मुझे लगता है फिर स्टॉक का जो अगला लेवल निकल के आता है वो होता है सीधा 410 रुपए के आसपास। तो आई वुड वेट एंड वॉच, या तो मुझे 350 345 के नजदीक मिले फ्रेश एंट्री के लिए, या तो 360 के ऊपर टिक जाए, देन ओनली आई विल मेक एन एंट्री। सो इन बोथ द केसेस वेट एंड वॉच की सलाह होगी दीपांशु LIC हाउसिंग फाइनेंस में।
ओके, थोड़ी वेट एंड वॉच की सलाह होगी, पर वैसे स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है और 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आप फिर से LIC हाउसिंग फाइनेंस को एक्टिव होता हुआ देख रहे हैं। एक्टिव कई सारे और एरियाज हैं बाजार के। 13,400 के ऊपर आप देख रहे हैं निफ्टी आराम से इस समय होल्ड कर रहा है। 30,300 के ऊपर निफ्टी बैंक भी है। और जो ये पूरा महीना नवंबर का रहा है और अभी तक दिसंबर का महीना रहा है, बढ़िया खरीदारी आई है FIs की तरफ से। लगातार 24 दिनों से खरीदारी हो रही है। 80,000 करोड़ की इन्होंने खरीदारी करी है। जहां तक कैश का सवाल है, कौन से हैं कुछ ये सेक्टर्स, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जहां पर एक्शन हमने बढ़ते हुए देखा है? चलिए जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताएं, FIs का एक्शन कहां रहा है जहां तक नवंबर महीने का सवाल है? बिल्कुल दीपांशु, नवंबर महीने में अगर आप देखें तो 65,300 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। और लगातार हम देख रहे हैं कि अभी भी आप 5 सत्रों में देखेंगे तो दिसंबर महीने में 14,000 करोड़ से ऊपर की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके पीछे के कारण जो है काफ़ी स्वाभाविक नज़र आ रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमीज़ में ओवरऑल वर्ल्ड वाइड हम देख रहे हैं कि एक सुधार देखने को मिल रहा है। वैक्सीन की जो होप्स हैं उसके चलते सभी कैपिटल मार्केट्स में खरीदारी देखने को मिल रही। और अगर आप इसका सेक्टर एनालिसिस डिकोड कर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो खरीदारी है वो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में हुई है। यहाँ पर देखिए, बैंकिंग फाइनेंशियल्स में FIs ने नवंबर महीने में 3,914 करोड़ की खरीदारी की और एक महीने की तेजी देखें तो 24% से ज़्यादा की तेजी इस इंडाइसेस में देखने को मिल रही है। इसके अलावा FMCG यहाँ पर करीब 951 करोड़ की खरीदारी हुई, 13% के आसपास के रिटर्न एक महीने में देखने को मिले। फार्मा में 681 करोड़, कैपिटल गुड्स में 533 करोड़, काफ़ी लागत रहा है कैपिटल गुड्स सेक्टर पूरा देखें, लेकिन एक महीने में 26% का रिटर्न दिया है। ऑटो में 505 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। ऑयल एंड गैस सेक्टर में करीब 340 करोड़। मेटल एंड माइनिंग में देखिए सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्योंकि खरीदारी केवल 311 करोड़ की हुई, लेकिन तेजी को लीड किया मेटल और माइनिंग स्पेस ने। करीब 35% की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली। पार में करीब 21% यहाँ पर तेजी देखने को मिली और टेलीकॉम में 126 करोड़ की खरीदारी की विदेशी निवेशकों ने। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे भी रहे जहाँ पर आउटफ्लोज भी देखने को मिले। रियल एस्टेट यहाँ पर देखें 58 करोड़ की बिकवाली की, लेकिन 26% का पॉजिटिव रिटर्न दिया निफ्टी रियलिटी इंडेक्स ने। IT में करीब 105 करोड़ की बिकवाली हुई। सबसे ज़्यादा बिकवाली जो है IT सेक्टर में ही देखने को मिली। 5% के मामूली रिटर्न्स देखने को मिले। तो कुल मिलाकर दीपांशु, तेजी को जो है खरीदारी के हिसाब से देखेंगे तो बैंकिंग और फाइनेंशियल में बढ़िया खरीदारी देखने को मिली, लेकिन तेजी के लिहाज से मेटल और माइनिंग ने आउट परफॉर्म किया। ओके, तो ये है आपके लिए FIs की तरफ से कहां एक्शन हुआ है तेजी और मंदी का। लेकिन डॉलर्स की बरसात है जारी। आइए इसी बीच बढ़ते हैं आगे। एक स्टॉक जो थमने रुकने का नाम नहीं ले रहा है वो है टेनला सॉल्यूशंस। इसका नाम बदलकर कुछ टेनला प्रोडक्ट्स कुछ हुआ है। तो ये टेनला प्लेटफॉर्म्स, क्या वजह है ये स्टॉक लगातार 5% के सर्किट टू सर्किट पर चलता हुआ? थोड़ा लंबा चार्ट देखिए इस स्टॉक का, आपको बड़ा मजा आएगा। थोड़ा लंबा चार्ट देखने में 5% का ही सर्किट फिल्टर है। थोड़ा बहुत कभी कभार खुलता है और खुलने के बाद फिर सर्किट पर जाकर बंद हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ये है स्टॉक का जबरदस्त एक्शन। 2 डिजिट से चालू हुआ। ये देखिए गजब, ये तो एक ही महीने का चार्ट है। सोचिए अगर आप 7 दिन का, माफ कीजिएगा, 7 दिन में 22% की रिटर्न है। थोड़ा लंबा 3, 4, 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो मजा आ जाएगा। आइए वजह जानते हैं क्यों इतनी तेजी इस स्टॉक में होती दिख रही है। मानसी बताइए। शुक्रिया अनिल सर। एक महीने के चार्ट्स को अगर देखेंगे 127% का रिटर्न स्टॉक ने दिखाया और 24 मार्च से लेकर अब तक के चार्ट्स अगर देखेंगे 2000% से भी ज्यादा का रिटर्न स्टॉक ने दिखाया। काफी इंटरेस्टिंग रिसर्च रही। कई सारे ट्रिगर्स हैं जो कि पॉजिटिव साबित होते हुए दिखे। सबसे पहले तो ये कंपनी आखिर क्या करती है ये एक बार मैं 2 लाइनों में समझाना चाहूंगी। कॉर्पोरेट्स को मैसेजिंग की सुविधा उपलब्ध कराती है कंपनी। बेसिकली बैंकिंग, ई-कॉमर्स, IT, इंश्योरेंस और रिटेल को सर्विस देती है। तो B2B प्लेटफॉर्म पर ये काम करती है। अब कोरोना संकट के दौरान डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलता हुआ दिखा है। एप्लीकेशन टू पर्सन यानी A2P स्पेस में सालाना 18 से 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो जो इनकी इमीडिएट प्रोडक्ट है इसको ही काफी हद तक फायदा कोरोना काल में मिलता दिखा, जिसका सीधा असर यहां पर हम दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, 12 नवंबर को MSCI इंडिया डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स में भी ये शामिल होता हुआ दिखा है, जो कि एक पॉजिटिव बूस्ट रहा। अब इस कंपनी पर विदेशी निवेशक भी काफी बुलिश हैं। सिंगापुर की अमांसा इन्वेस्टमेंट ने कंपनी में 3% का हिस्सा खरीदा है। अमेरिकन फंड हाउसेज ने कंपनी में 6.34% का हिस्सा खरीदा है और पूरी तरह से ये कंपनी कर्ज मुक्त है। पिछले 12 महीनों में प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी जो है 9% से 41% कर ली है। काफी सारी वजह रही जिसकी वजह से इसकी आय में पॉजिटिव बूस्ट दिखा है। 2019 में करेक्स के
अधिग्रहण से कंपनी को काफी फायदा मिला है। 4000 से 5000 करोड़ के CPaaS यानी कि कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म में ये कैरिक्स जो है वो मार्केट लीडर हैं और इसी के अधिग्रहण के साथ फायदा मिलता हुआ दिखा है। इसके साथ ही OTP सर्विसेज, ट्रांजैक्शन अलर्ट, फ्लाइट स्टेटस जैसी सुविधाएं कैरिक्स जो है वो देती है, मुहैया कराती है। और एक और चीज रही, ट्रू ब्लॉक से FY23 तक 500 करोड़ की आय आने की उम्मीद है। देश के 70% A2P यानी कि एप्लीकेशन टू पर्सन जो मैसेजेस हैं उसके लिए प्लेटफॉर्म है। इससे भी काफी हद तक कंपनी की आय को सहारा मिलता हुआ दिखा है। तानला प्लेटफॉर्म्स के बड़े ग्राहक की अगर बात करें, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, फेसबुक, लिंक्डइन जैसी कंपनियां हैं जो कि इस कंपनी के बड़े ग्राहक में शामिल हैं। तो ये सारी की सारी वजह है जिसके चलते हमने देखा है कि 24 मार्च से लेकर अब तक इस स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस किया और शानदार आउट परफॉर्मेंस करता हुआ दिखा है। ओके, तो ये है टाइनला प्लेटफॉर्म्स के लिए एक बड़ा एक्शन। जो बड़े ग्राहक हैं सारे के सारे आपके टेलीकॉम कंपनियां हैं वो इनके ग्राहक है और उनकी वजह से यहां पर स्टॉक में बड़ा एक्शन आता हुआ दिख रहा। आइए बैक टू बैक बिगुल है आपके लिए। पहले विश्वेश जी के लिए बिगुल, विश्वेश का विशेष, और उसके बाद सुमित जी के लिए भी। बताएं विश्वेश जी। देखिए अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को अगर इन लेवल पे रहना है और यहाँ से ऊपर जाना है तो आईटी शुड प्ले अ वेरी वेरी मेजर रोल। तो आज के दिन में मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिख रहा हूँ। इन्फोसिस के 1160 के कॉल में बहुत ही तगड़ा हुआ है और जिस हिसाब से यहाँ पे 1160 के ऊपर मूवमेंट आ रहा है, मुझे लग रहा है इन्फोसिस इज हेडिंग मच हायर। 1160 में 16,32,000 का शेयर है, ओपन इंटरेस्ट है, और जिस हिसाब से इन्फोसिस फ्यूचर ऑलरेडी 1160 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है इन्फोसिस स्ट्रेट अवे हेडिंग फॉर अ 1200। ऑलमोस्ट लास्ट 15 दिन से स्टॉक कभी भी 1160 के ऊपर नहीं जा पाया मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद। तो मुझे लग रहा है इन्फोसिस इज हेडिंग स्ट्रेट 40 रुपीज हायर फ्रॉम द करंट लेवल। तो करना ये होगा अनिल जी कि इन्फोसिस का 1160 का कॉल ऑप्शन खरीदना होगा जो करीबन 35-37 रुपए के आसपास मिल रहा है करंट लेवल पे। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहिए 30 रुपए के आसपास, और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है 40 से 50 रुपए का इन्फोसिस अंडरलाइन में मूवमेंट आएगा, ये ऑप्शन जो 37-38 रुपीज के आसपास चल रहा है, इस 55 to 70 रुपीज तक जा सकता है। तो इन्फोसिस का 1160 का कॉल लेना है मौजूदा स्तर पे, 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है कॉल के ऑप्शन के ऊपर, और 55, 65 और 70 ऐसे 3 टारगेट के लिए इन्फोसिस का 1160 का कॉल होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, और हमने भी आपको थोड़े दिन पहले 2-3 दिन पहले इन्फोसिस लेने की राय दी थी। हमने कहा था कि 50-75 रुपए की तेजी के लिए यहाँ ट्रेड कीजिए। 1130 के आसपास आपको रिकॉल दिया था, ये होल्ड कीजिए। अब भी बहुत तेजी, अब तो शुरू हुई है तेजी बनना। 1200 रुपए आपको स्क्रीन पर इन्फोसिस दिखा दिएगा। आराम से होल्ड कीजिए, कोई हड़बड़ी कोई जल्दबाजी मत कीजिए, रखिए इसको अपने पोर्टफोलियो में आराम से बिना किसी हड़बड़ी के। आइए बढ़ते आगे, और अब अगला कॉल है आपके लिए वागले साहब की तरफ से। जी हाँ, वागले साहब का वंडर, सॉरी सुमित जी का सुपर हिट, सॉरी। बताएं सुमित जी। बिल्कुल अनिल जी, आपने एकदम सही कहा है। इन्फोसिस बहुत जल्दी 1200 का फिगर दिखा देगा, और कोइंसिडेंटली हमारा स्टॉक भी इन्फोसिस ही है। आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। विश्वेश जी ने सही पकड़ लिया इन्फोसिस। अब स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। इन्फोसिस के अंदर जस्ट अभी ब्रेकआउट आ रहा है। पिछले 1 से 1.5 महीने के हायर लेवल स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। 1160 के ऊपर जस्ट ब्रेकआउट आया है, तो ये स्टॉक के अंदर यहां से इमीडिएटली ऊपर में 1185 से लेके 1200 रुपए तक के लेवल इन्फोसिस में देखने को मिलेंगे। इस रैली में आईटी स्टॉक्स में अगर स्ट्रेंथ अगर ज्यादा बढ़ी तो ये 1200 रुपए का लेवल भी तोड़ेगा और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। नीचे में 1135, 1140 का सपोर्ट है। इन्फोसिस में स्पॉट लेवल के हिसाब से खरीदारी करें। 1135, 1140 का सपोर्ट जोन है तो वो स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 1185, 1185 से लेके 1200 रुपए तक के लेवल इन्फोसिस में जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो एक ब्रेकआउट स्टॉक है, बाय करके चलना चाहिए। ओके, खरीदारी करें 1135 के स्टॉप लॉस के साथ, 1185, 1200 के टारगेट के लिए। और जैसा मूव सुबह रिलायंस में आया था, एकदम से रिलायंस तेजी से भाग कर निकला, वैसा ही मूव इन्फोसिस में आता दिख रहा है। 1155, 1160 रुपए की रेंज को तोड़ना मुश्किल हो रहा था, उस रेंज को पार करके अब ये तेज दौड़ लगाने को तैयार है। तेज दौड़ लगाने को तैयार है। एक और स्टॉक बता रहे हैं कुणाल जी और राकेश जी, चार्ट कॉर्नर।
बताएं सर। अनिल जी, हमारा भी स्टॉक आईटी स्पेस से है, बट हमारा स्टॉक है विप्रो। बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है और आपने राइटली मेंशन करा है एक तेज दौड़ लगाने का कैंडिडेट है, तो विप्रो को खरीदें। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, क्लियर बाय बनता है विप्रो में। यहां पर भी एक लंबा कंसोलिडेशन हुआ, पिछले कई सप्ताह से ये स्टॉक बिल्कुल शांत था। आज वापस से आईटी स्टॉक्स में फोकस आ रहा है और मुझे लगता है अनिल जी ये फोकस कल परसों भी जारी रहेगा। तो यहां इन स्तरों पर विप्रो पर हमारी खरीदारी की राय है। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस 359 पर एक स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। पहला टारगेट 370 रुपए का, दूसरा टारगेट 375 रुपए का, तो 370 375 के लक्ष्य के लिए विप्रो में खरीदारी की राय। खरीदारी की राय है विप्रो में। इन्फोसिस, टीसीएस नजर रखिए, सभी स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय आ चुकी है। तो फार्मा, एफएमसीजी से पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और अब आईटी की भी बारी बनती हुई दिख रही है। इस बीच 2:30 बज रहे हैं, बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए और जानते हैं स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, ग्लोबल बाजारों में सुबह से ही सुस्ती है, तो वो माहौल बना हुआ है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स में निचले स्तरों से रिकवरी आई है, अब सिर्फ 50 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स भी निचले स्तरों से रिकवर होकर एकदम सपाट हो गए हैं सर, तो वहां पर नजर रखिए। जहां तक यूरोप की बात है सर, सुस्त कारोबार है, पर कोई भारी गिरावट नहीं है। मामूली सी गिरावट के साथ यूरोप के बाजार ट्रेड कर रहे हैं और यूके में वैक्सीन आज से एडमिनिस्टर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक 90 ईयर और लेडी को अभी थोड़ी देर पहले वैक्सीन दी गई है, जो फर्स्ट ऐसी इंसान बन जाती है आउटसाइड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स जिन्हें वैक्सीन दी जा चुकी है। एशिया की बात करें सर, तो यहां पर भी सुस्ती देखी। हांगकांग में लगातार दूसरे दिन थोड़ी भारी गिरावट रही, पर जापान और चाइना दोनों ही मामूली सी गिरावट के साथ बंद हुए सर। तो सुस्ती है पर कुछ भारी गिरावट रही, पर जापान और चाइना दोनों ही मामूली सी गिरावट के साथ बंद हुए सर। तो सुस्ती है पर कुछ भारी गिरावट नहीं है ग्लोबल बाजारों में सर। दीप, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा बाजार और सिंपल चीज है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने लेवल से एंट्री करनी है, करनी तेजी है, सही लेवल पर एंटर कर लें, कहीं कोई इश्यू नहीं है। चाहे सही लेवल पर स्टॉक्स में एंटर करें। आप देखिए कितने स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये कुछ दिनों के आराम के बाद टीसीएस अब वापस से एक्शन में आ गए। तो मार्केट लीडर्स थोड़े दिन आराम करने के बाद फिर से एक्शन में आ रहे हैं। और अगर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों को ये गलत फहमी है कि बाजार वही चला रहे हैं, तो रिलायंस और एचडीएफसी बैंक और साथ ही एसबीआई, इन्फोसिस जैसे शेयर भी बता रहे हैं कि जी नहीं, हम अभी हैं, हम चलाने के लिए बाजार को हैं। और आप देखिए जिस तरह से ये सारे दिग्गज दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स में भी कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और ब्रॉडर मार्केट में तो जहां आपको समझ में आए वहां पर आप ट्रेड कर ही सकते हैं, कोई चिंता की बात है नहीं। अब आइए मैं आपको डेटा बता दूं। 13,200 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में, और ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट है। उसके नीचे जाने की संभावना बहुत ही कम। अब 13,200 तो छोड़िए, 13,300 ही आज नहीं टूटा, और 13,300 के कॉल पुट ऑप्शन पर 38 लाख शेयर है, जो लगभग हाईएस्ट के बराबर है। तो 13,300 आप बेस मान लीजिए अब आज के लिए। तो आपकी रिस्क हो गई सिर्फ 125 पॉइंट की निफ्टी पर। 125 पॉइंट की रिस्क के साथ आप निफ्टी पर ट्रेड कीजिए, इससे ज्यादा आपकी रिस्क नहीं है स्टॉप लॉस की। ऊपर की तरफ अच्छा 13,400 पार करने के बाद एक और अच्छी बात दीप ये हुई कि 13,400 के कॉल पर 37 लाख शेयर हैं, जिसमें से 17 लाख शेयर ये आज ही जुड़े हैं। तो आज जो इंट्राडे में गिरावट हुई है उसमें अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो गई 13,400 की, और 13,400 के कॉल राइटर्स अब ट्रैप हो चुके हैं। 13,300 और जोड़ दें तो करीबन 60 लाख शेयर, और 13,000 से 13,400 तक जोड़े तो लगभग 1 करोड़ शेयर ऐसे हैं जो शॉर्ट है इस वक्त निफ्टी पर, और ये शॉर्ट सेलर्स ही बाजार को गिरने नहीं देंगे। और 13,500 के बेहद करीब निफ्टी आज ही या कल तक जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है आज भी, आज फिर से डेटा जो बनते हुए दिख रहे हैं दीप, वो ये बता रहे हैं दिन के हाई पॉइंट की तरफ बाजार बंद होने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि 13,400 अगर अगले 15-20 मिनट और 13,400 के ऊपर हम टिक गए तो फिर ये रुकने वाला है नहीं, क्योंकि 13,400 पर कॉल राइटर्स आज अच्छे ट्रैप हुए हैं, तो यहां पर और तेजी बनेगी। तो निफ्टी में तेजी की पोजीशन बरकरार रखिए, 13,475 13,500 का इंट्राडे टारगेट रखिए, और उसके बाद आगे और देखेंगे फिर कल किस तरह का मूड माहौल होता है। तो डेटा स्ट्रॉन्ग है। जो डे ट्रेडर्स हैं वो 13,300 का स्टॉप लॉस रखिए, सेफ स्टॉप लॉस रखना है। जिनको सिर्फ 1.5 घंटे के लिए ट्रेड करना है वो 13,400 का स्टॉप लॉस रखकर आप ट्रेड करिए। ये हो गई आपकी बात निफ्टी पर। अब आइए बैंक निफ्टी। 30,000 आज आपसे टूटा नहीं, और 30,000 के लेवल पर पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 12 लाख शेयरों का। अभी आप चल रहे हैं 30,300 के आसपास। दीप 30,300 पर ही बैंक निफ्टी में ऑलरेडी लगभग 27 लाख शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट हैं। तो यहां पर भी शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट आपको लगातार नीचे आते दिखेगा। थोड़ी रुकावट है
30,500 के आसपास, यहाँ 14 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है, तो 30,000 30,500 ये रेंज हो गई और इसके बीचों बीच 30,200 30,300 के आसपास थोड़ा सा रुकने की कोशिश बैंक निफ्टी की है। लेकिन मुझे लगता है जो डेटा है उस लिहाज से बैंक निफ्टी भी 30,400 30,450 की तरफ जाने की कोशिश आज कर सकता है और 30,500 के पार निकलने के बाद एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग फ्रेश खरीदारी आती दिखेगी। तो निफ्टी में जो 13,400 के ऊपर का आपको ब्रेकआउट चाहिए वो मिल गया है, बैंक निफ्टी में 30,500 के ऊपर का चाहिए, उसका थोड़ा सा इंतजार है। लेकिन ओवरऑल कोई डाउट नहीं, दोनों इंडेक्स बहुत मजबूत है और अभी तक सिर्फ फ्रेश खरीदारी हो रही थी दीप, अब शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल खरीदारी के रुझान के साथ आप अपनी तेजी की पोजीशन में बने रहें, ये आपके लिए ठीक होगा। आइए बढ़ते हैं आगे और अब हमारे साथ कार्यक्रम में सेठी साहब जुड़ने के लिए तैयार है। सेठी साहब का करते हैं स्वागत बिगुल के साथ। सेठी साहब स्वागत है आपका। इस वक्त तो बिल्कुल मूड माहौल आपके लायक है, जैसा आप चाहते हैं शॉर्ट टर्म पिक्स तुरंत बढ़ जाती है, बिल्कुल एग्जैक्टली, और आपके सारे स्टॉक्स टारगेट हिट करते हुए दिख रहे हैं और उसके बाद उसके ऊपर भी। बताइए सर, आज कितनी कॉल्स है? अनिल जी गुड आफ्टरनून। 2 कॉल्स है, एक कैश मार्केट की है, एक F&O की है। कॉल्स देने के पहले एक अपडेट देना चाहूंगा अनिल जी, आपको याद होगा अभी विश्वेश और सुमित चर्चा कर रहे थे इन्फोसिस की। इस स्टॉक को मैंने इसी फ्राइडे को, मतलब 2 दिन पहले 1140 के लेवल पर रिकमेंड करा था। मेरा टारगेट था 1175 का, जो कि अचीव हो गया है। कल भी मैंने इसके लिए बोला था कि कल जब 1150 के लेवल पे भी जिन्होंने लिया हुआ उनको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए और फ्रेश ऐड भी करना चाहिए। तो इन्फोसिस हैज डन वंडरफुली वेल और मुझे लगता है यहाँ से भी बहुत अच्छे अपसाइड अभी आएंगे। तो हालांकि मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट अचीव हो गए, बट आई वुड स्टिल मेंटेन कि वन शुड होल्ड ऑन टू इन्फोसिस जिन्होंने खरीदा हुआ है। अनिल जी आज के जो कॉल्स है, पहले कैश मार्केट का कॉल की बात करता हूं। तो जो स्टॉक है अनिल जी, जो कैश मार्केट का आज का स्टॉक है, एक बेहतरीन कंपनी है, स्टॉक का नाम है एनसीसी। अब मुझे लगता है अनिल जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस है बहुत अच्छा करने वाला है, लोगों का फोकस इस पे आएगा। एक तो बजट बहुत ही नजदीक है, ये एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है जो कि इंफ्रा स्पेस, ईपीसी, रोड्स और हाईवेज के कारोबार में है। सॉलिड फंडामेंटल्स है, एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है 30,000 करोड़ की और रेगुलर इंटरवल पे इस कंपनी को ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी है। बाकी आपको याद हो तो 1.5 साल पहले ये स्टॉक करीबन 130-40 के लेवल पे ट्रेड करता था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में जब स्टेट गवर्नमेंट बदली, फिर कुछ ऑर्डर्स कैंसिल हुए, उसके बाद हमने एक भारी गिरावट देखी। बट अब ये माना जा रहा है कि इनके आंध्र प्रदेश में भी अच्छे ऑर्डर्स अब मिलने लगे हैं, इनके जो ड्यूज है वो भी रिकवरी शुरू हो गई है। कंपनी के पास एक जबरदस्त ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। कंपनी के मार्जिन भी सितंबर क्वार्टर में अच्छे इंप्रूव हुए हैं, डेट को रिड्यूस किया है। हालांकि डेट भी बिल्कुल मैनेजेबल, एक इंफ्रा कंपनी के लिए 0.38 का डेट बिल्कुल मैनेजेबल है। फिर जिस तरह से सरकार का फोकस है, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान 105 लाख करोड़ का निवेश करेगी सरकार, खर्च करेगी, उसका भी एक फायदा होना है। और सबसे अच्छी बात है जो बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला जी, जो ऑलरेडी इसमें अच्छी खासी हिस्सेदारी रखते हैं, उन्होंने अभी हाल ही में और हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब उनकी हिस्सेदारी करीबन 12.5% इस स्टॉक में हो गई है। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि अभी 59 के लेवल पे ट्रेड करता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म में 65 रुपए तक के टारगेट है मेरे। स्टॉप लॉस रहेगा 56 रुपए का। और बाकी मुझे लगता है इसको एक पोजिशनली या मीडियम टर्म के लिहाज से भी रखना चाहिए। 2-3 महीने में मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा अपसाइड दिखा सकता है। बिल्कुल। और 42 लाख शेयर राकेश झुंझुनवाला की फैमिली ने यहाँ पर खरीदे थे। दूसरी तिमाही में स्टेक बढ़ाई। बेहतरीन कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ी दिक्कत है कि अच्छी कंपनियां ढूंढना मुश्किल है और उन अच्छी कंपनियों में से एक एनसीसी लिमिटेड है जहां पर बढ़िया एक्शन हो सकता है। बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े फंड्स इंटरेस्टेड है और वहां पर भरपूर तेजी बनने के आसार आपको नजर आएंगे। तो पहला स्टॉक जो सेठी साहब ने पसंद किया है वो है एनसीसी लिमिटेड और एनसीसी लिमिटेड जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। 5% की मजबूती। एक बार जरा चार्ट्स पर भी राय ली जाए। सुमित जी एनसीसी लिमिटेड के चार्ट देखिए, बताइए लेवल्स क्या रखे जाए। 65 रुपए का टारगेट दिया है सेठी साहब ने। अनिल जी ये स्टॉक वैसे ही बहुत स्ट्रांग है। पिछले 7 दिनों या 9 दिनों का अगर आप देखोगे तो स्टॉक लोअर लेवल से हर रोज तेजी दिखा रहा है। एक दिन भी रेड कैंडल नहीं आई है, हर रोज ग्रीन कैंडल बनी है और स्टॉक यहां से अभी और भी ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक के अंदर यहां से 60 का लेवल जैसे ही निकलेगा तो एनसीसी में मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और फिर 65 के टारगेट बहुत इजीली और बहुत जल्दी से अचीव हो जाएंगे। तो सही पिक है, लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले। ओके, लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करके रखें, कहीं भी डरे घबराए नहीं। ये है राय इस वक्त आपके लिए
सुमित जी की तरफ से। सेठी साहब बताएं सर, आज का आपका दूसरा स्टॉक। अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है F&O स्पेस से है। एक छोटी प्राइस का स्टॉक है बट एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, पब्लिक सेक्टर स्टॉक है। कंपनी का नाम है भेल, BHEL, जिसको हम मुंबई की भाषा में भेल बोलते हैं। अभी 35 रुपए कुछ 40 पैसे के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छा करना चाहिए शॉर्ट टर्म में। ये एक पावर इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, फिर रेलवेज और डिफेंस के लिए कारोबार करने वाली कंपनी है। सरकार का इन सब सेक्टर्स पे फोकस है। मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसका भी एक फायदा होना, और बाकी सबसे बड़ा ट्रिगर होगा अगर इसका कोई डाइवेस्टमेंट या स्ट्रेटेजिक सेल की जो बीच बीच में अटकलें आती है। मुझे लगता है अगर वैसा कुछ होता है तब तो बहुत ही सस्टेंशियल अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बाकी जिस तरह की इसमें स्ट्रेंथ और मोमेंटम है, मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले कुछ ही दिनों में 37-38 रुपए तक के लेवल्स बिल्कुल टच कर सकता है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, स्टॉप लॉस रखे 33 रुपए। 35 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ भेल में करें खरीदारी, और यहां पर आपके लिए तेजी करने के मौके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब। भेल के लिए तो अभी आज हाल ही में हमने वो खबर भी की थी जहां पर 1800 करोड़ रुपए के और कुछ नए ऑर्डर्स इन्हें मेट्रो वैगन्स बनाने के मिलते हुए दिख रहे हैं। एक के बाद एक तगड़े ऑर्डर्स आते हुए दिख रहे हैं। खुद अनिल अग्रवाल साहब ने कुछ समय पहले ट्वीट किया था कि ये वर्ल्ड क्लास कंपनी है पावर इक्विपमेंट बनाने के लिए भेल, और ये स्टॉक अब वापस से एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। सारी PSU कंपनियों की जो री रेटिंग हो रही है उसका फायदा भेल को भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी कंपनियों पे एक राय लेते हैं। एनोक वेंचर्स के विजय चोपड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। चोपड़ा साहब, चाहे सरकारी बैंक हो चाहे सरकारी कंपनियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, कुछ आपको पसंद है इस स्पेस में जहां आप खरीदारी करना चाहेंगे? नमस्कार अनिल जी, मैं पहले भी बोलता आया हूं काफ़ी समय से, मुझे मेटल क्षेत्र बहुत पसंद है। और जैसे ही बाइडेन सरकार के आने का ऐलान हुआ था तो हमने देखा कि ग्लोबली मेटल्स की क्या रैली हुई है, चाहे वो स्टील हो, कॉपर हो, और भी जो मेटल्स हैं, इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, जिंक हो, उनमें अच्छी तेज़ी बनी। तो मुझे लगता है जो मेटल क्षेत्र की कंपनीज हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा, जिसमें माइनिंग कंपनीज भी हैं, NMDC जैसी, हिंदुस्तान कॉपर जैसी, नेशनल एल्यूमिनियम जैसी। तो अच्छी कंपनीज हैं जिनको पिक किया जा सकता है बजट के पर्सपेक्टिव से। आने वाले 1 से 2 महीने में, 3 महीने में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं विनिवेश की बात भी है इन सरकारी कंपनियों में। शिपिंग कॉर्पोरेशन हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, कॉनकॉर के बारे में ऑलरेडी अटकलें चलाई जा रही हैं। तो मुझे लगता है सरकारी क्षेत्र में एक अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। एक और जो क्षेत्र है जो जिस पे ध्यान देना चाहिए, और मैं बोलता आया हूँ पिछले काफ़ी हफ्तों से, वो है बैंकिंग क्षेत्र। तो सरकारी बैंक जो है, जो अग्रणी सरकारी बैंक हैं, जैसे SBI है, BOB है, कैन बैंक है, ये बहुत अच्छे लगते हैं। अनिल जी, जो आपने पूछा सरकारी कंपनियों पे आपका मेरा व्यू जो है, तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो मेटल्स हैं, माइनिंग कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं विद शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। तो बैंक्स अच्छे हैं, सरकारी कंपनियां अच्छी, खरीदारी करते रहे। और कुछ और अच्छे लग रहे हैं स्टॉक्स, वो लग रहे हैं विश्वेश जी को। पहले विश्वेश का विशेष और उसके बाद सुमित का सुपरहिट। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी, देखिए मुझे अगला सेक्टर जो लग रहा है शायद मार्केट अगर साइडवेज हो जाए तो भी चल सकता है, वो है सीमेंट। और सीमेंट के दिन में मैं सेक्टर को एनालाइज कर रहा था तो मैंने देखा कि अंबुजा सीमेंट लास्ट 2 या 2.5 महीने से एक साइडवेज चैनल में है, और अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर से 260-240 के बीच में रहता है। आज पहली बार मोमेंटम इंडिकेटर्स इस तरह का साइन दे रहे हैं जिसको पॉजिटिव रिवर्सल कहते हैं, जिसमें शायद अंबुजा सीमेंट के मल्टीपल बॉटम्स अराउंड 251 भी हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं बसीन सर को भी सुन रहा था और जिस हिसाब से उन्होंने वैल्यूएशन का मैट्रिक्स बताया, मुझे लगता है अंबुजा सीमेंट आने वाले 4 से 5 दिन में बहुत ही तेजी से 270 की ओर जाना चाहिए। अब जब मैं डेटा देखता हूँ डेरिवेटिव्स तो मुझे समझ में आता है कि अंबुजा सीमेंट के 260 के कॉल में 22 लाख शेयर है, और आज इंटरेस्टिंगली वहां पे 4.5 लाख शेयर ऐड हुए हैं, अनवाइंडिंग हुई 270 में। तो मुझे लग रहा है सम सॉर्ट ऑफ वहां पे कॉल स्प्रेड बनाया गया है। तो मुझे लगता है अंबुजा सीमेंट का 260 का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए अनिल जी, जो करीबन 8 रुपए के आसपास चल रहा है। 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। 14 रुपए और 20 रुपए, मतलब 14 और 20 रुपीज के टारगेट के लिए अंबुजा सीमेंट का 260 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय होगी। मुझे लगता है अंबुजा सीमेंट बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए, क्योंकि वसीम साहब को मैं काफी ट्रैक करता हूं क्लोजली, उनकी पिक्स अच्छी होती है, और जब टेक्निकल और डेटा पे भी मैच करता है तो इट बिकम्स अ वेरी हाई कन्विक्शन बाय। सो अंबुजा सीमेंट 260 कॉल ऑप्शन बाय एट करंट लेवल, 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 14 रुपए और 20 रुपए के टारगेट के लिए।
परफेक्ट। तो ये है राय आपके लिए अंबुजा सीमेंट पर आती हुई विश्वेश जी की तरफ से। सुमित जी का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, अब जो स्टॉक बाय के रडार पे आया है वो है HCL टेक। 868 रुपए का भाव है, 868, 869। एक एक करके आईटी स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है, टीसीएस, इंफोसिस और अब HCL टेक। लास्ट 2 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं स्टॉक के अंदर यहां से मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलना चाहिए। और एक एक करके सभी आईटी स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम जिस तरह से बन रहा है, ऐसा लग रहा है आने वाले 2 से 4 दिन आईटी स्टॉक्स के लिए हो सकते हैं। तो HCL टेक 868 स्पॉट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहां पे लेने का सलाह रहेगा। ऑप्शंस के जरिए भी 870 वाला कॉल अभी 32-33 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको बाय करके चलने का सलाह रहेगा। HCL टेक में जो नीचे में सपोर्ट है 850 का है, जब तक 850 का लेवल नहीं टूटता तब तक लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें, सीएमपी पे फ्रेश खरीदारी करें। जैसे ही स्टॉक यहां से ऊपर में 880, 885 का लेवल तोड़ेगा तो 900 प्लस के लेवल जल्दी ही इसी हफ्ते में स्टॉक दिखा सकता है। HCL टेक में 870 वाला कॉल सीएमपी पे खरीदारी करें, नीचे में स्टॉप लॉस लगा है 25 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 42 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का। बाय HCL टेक 870 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 25, टारगेट ऊपर में 42 से लेके 50 रुपए तक के इसी हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक के अंदर जस्ट ब्रेकआउट आ रहा है तो ये यहां से मूव पकड़ना चाहिए। बिल्कुल, तो HCL टेक्नोलॉजीज में आ रहा है ब्रेकआउट। नजर रखिए स्टॉक पर, एक्शन भरपूर होते हुए दिख रहा है। एक्शन भरपूर है कई सारे स्टॉक्स में। आइए कुछ स्टॉक्स के बारे में चर्चा करें जो इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त तेजी बनती हुई दिख रही है। आज सुबह फिर से हमने देखा था L&T में एक फ्रेश मूव आते हुए देखा था, हमारे एक्सपर्ट्स ने चर्चा भी करी थी, बल्कि ओपनिंग के बाद तो पहला रिकमेंडेशन था हिमांशु जी की तरफ से। और पिछले कुछ महीनों में भी अच्छी तेजी आई है। क्या है कुछ ट्रिगर्स L&T के लिए, इनके बारे में चर्चा करते हैं। कुशल हमारे साथ तैयार है। कुशल बताएं L&T में क्या चल रहा है। बिल्कुल दीपांशु, तो L&T काफ़ी शानदार अपमूव जो है पिछले 1 महीने में ये दिखा चुका है। आप देखिए करीब 22-23% का रिटर्न ऑलरेडी आया है इसमें। इनफैक्ट अगर आप मार्च के लो से कंपेयर करेंगे तो करीब 66% का रिटर्न बाजार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिग्गज है L&T उसने आपको दिया है। और यहाँ पर तेजी के 3 बड़े ट्रिगर्स हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो जो ऑर्डर इनफ्लो है वो लगातार यहाँ पर तेजी बनाता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट पिछले 6 हफ्तों में काफ़ी शानदार ऑर्डर इनफ्लोज कंपनी के पास आते हुए नजर आए हैं। रिसेंटली की अगर आप बात करेंगे तो 25 नवंबर को इनको रोड ब्रिज, भारत का सबसे बड़ा रोड ब्रिज बनाने का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। साथ ही जो NHSRCL है उनसे भी 19 नवंबर को करीब 7,000 करोड़ से ज्यादा का ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। इनफैक्ट जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसमें तो 25,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक इनके पास ऑलरेडी है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने में अगर आप देखें तो करीब 50,000 करोड़ की ऑर्डर बुक जो है कंपनी की बढ़ती हुई नजर आई है। और साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो डिफेंस स्पेस है वहां से भी कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस और साथ ही क्वांटिटी वाइज अगर आप देखें तो लगातार यहां पर बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कंपनी की जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है वहां पर भी फिर से जो है रिकवरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं, लगातार सुधार आ रहा है। और खासकर जो लेबर के इश्यूज थे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जहां पर भी ये काम हो रहा था वहां पर लेबर की प्रॉब्लम्स जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से इनकी जो एग्जीक्यूशन की पेस है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और तीसरी बड़ी चीज है हैदराबाद मेट्रो मामले में जो इनका टैक्स का मसला है वो कहीं ना कहीं अब सुधरता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट यहां पर जो इनका कर्ज है उसकी करीब 14,000 करोड़ का उसकी रीफाइनेंसिंग पर ये विचार कर रहे हैं। और तेलंगाना सरकार और साथ ही SBI के साथ जो है L&T अपनी बातचीत जारी रख रहा है। और अगर आप देखें तो सालाना जो ब्याज जाता है वो करीब 1400 करोड़ रुपए का है। तो यहां पर अगर रीफाइनेंसिंग हो जाती है लोअर रेट्स पे तो डेफिनेटली L&T की बुक्स पर और ज्यादा सुधार आता हुआ नजर आएगा। ओके, तो नजर रखिए L&T जबरदस्त एक्शन इस पर बनते हुए दिख रहा है। और चोपड़ा साहब, लंबे समय बाद L&T पर बाजार का फोकस आया है और कंपनी भी लगातार बड़े ऑर्डर्स जीतती जा रही है। यहां से और एक्शन देखते हैं L&T में। अगर किसी को पोर्टफोलियो के लिए खरीदारी करनी हो तो इन लेवल्स पर राय देंगे। देखिए, मैं राय तो 950 रुपए से दे रहा हूँ L&T पे। और मुझे लगता है कि अगर कोई साल 1.5 साल तक रखता है तो L&T में दमखम है कि ये 17-18 दोबारा से जाए और उन लेवल्स पे ट्रेड करे। कुछ कारण हैं जिसके पीछे मैं L&T काफी बुलिश हूँ। जब भी इकोनॉमिक रिवाइवल्स होते हैं, जब भी सरकारें कोशिश करती हैं तो जो एलोकेशन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है बजट आउटले में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी फोकस होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप बड़ी कंपनियों का नाम लें तो बहुत कम कंपनीज हैं जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर सकती हैं और वो गिनती की हैं, चुनिंदा हैं।
और L&T का जो नाम है वो सबसे मेरे को लगता है पहली श्रेणी में आता है और पहले लेवल पे आता है, और कैपेबिलिटी भी है। कंपनी ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे। तो मुझे लगता है काफ़ी पैसा आएगा इंफ्रा स्पेस में, जिससे नौकरियां भी मिलेंगी, जिससे स्टील सेक्टर में तेजी हम ऑलरेडी देख रहे हैं, जिससे सीमेंट में, और जो काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और सरकार का फोकस होगा पोस्ट कोविड की एम्प्लॉयमेंट दोबारा से जनरेट किया जाए और फोकस करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो L&T को बेनिफिट मिलना चाहिए, और भारत में ही नहीं, L&T तो भारत के बाहर भी काम करती रही है पास्ट में भी। मुझे लगता है ग्लोबली भी संभव है कि कहीं ना कहीं से ऑर्डर बुक इनकी स्ट्रांग हो और वहां से भी ऑर्डर्स आए। तो मैं ये कहूंगा अगर कोई 1-1.5 साल के लिए लेना चाहता है तो 1700-1800 के टारगेट के लिए L&T लिया जा सकता है। और ट्रेडिंग के लिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इसको अवॉइड करें, बट इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर कम्युनिटी बहुत आराम से, बहुत बिना किसी दिक्कत के, डर के L&T में बाइंग कर सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए L&T पर राय। खरीदारी करिए, बेहतरीन ट्रिगर्स आ रहे हैं कंपनी के लिए और लगातार बढ़िया ऑर्डर विंस भी जीत रही है। L&T के साथ साथ एक और बाजार का दिग्गज जहां पर हमने देखा है कि पिछले कुछ हफ्तों में लाइफ लोस से एक अच्छी रिकवरी हुई है, कोल इंडिया। यहां पर क्या ट्रिगर्स हैं, कोल इंडिया में बाजार का क्यों इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जानते हैं आशीष चतुर्वेदी के साथ। बताएं आशीष। दीपांशु, 12 अक्टूबर को 109 रुपये 50 पैसे का लाइफ लो लगाया था कोल इंडिया में। लगातार हमने देखा था कि गिरावट देखने को मिल रही थी स्टॉक में, लेकिन अब यहाँ पर जो है रिवर्सल के कुछ संकेत सामने आ रहे हैं। पहली बात तो है कि स्टॉक ने निचले स्तरों से लगभग 23% की रिकवरी कर दी है। अब इसके पीछे के जो रिकवरी के कारण है वो देखें तो इनमें सबसे पहला कि पिछले 4 महीने से जो डिस्पैचेज में सुधार आया है वो बढ़िया है। यहाँ पर साल दर साल पिछले 4 महीने में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। नवंबर महीने में भी अगर आप देखें तो डिस्पैचेज में सालाना आधार पर 8% की ग्रोथ देखने को मिली। पावर सेक्टर में हमने देखा था कि इससे पहले काफ़ी जो डिमांड थी वो म्यूटेड नज़र आ रही थी, अब यहाँ पर मांग में सुधार देखने को मिला। और वैसे भी भारत में करीब जो 72% बिजली उत्पादन होता है वो कोयले के माध्यम से ही होता है, तो यहाँ पर जो आगे जाकर FSC रियलाइजेशंस है इनमें भी सुधार का अनुमान लगाया जा रहा है। ई ऑक्शंस में तो कंपनी खुद मान रही है कि FY22 तक बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसके चलते ऐसा माना जा रहा है कि रियलाइजेशन लगभग 10% के आसपास सुधरते हुए नजर आएंगे। FY21 के लिए इन्होंने करीब 10,000 करोड़ का केपेक्स प्लान कर रखा है, जिससे क्षमता विस्तार होगी। कहीं थोड़ा सा एक फियर बना हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कि जो कोल एनर्जी है इसकी सस्टेनेबिलिटी को लेकर कुछ डाउट्स हैं, लेकिन काफ़ी सारी रिपोर्ट्स मैंने ऐसी पढ़ी जहां पर ये कहा जा रहा है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी साल लग जाएंगे। और तब तक अगर आप देखें तो कोल इंडिया ऑलरेडी इतना डोमिनेंट प्लेयर है, दुनिया का सबसे बड़ा कोल उत्पादक है, तो अपनी जो मार्केट पोजीशन है वो बनाए रखेगा। इसके साथ ही अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस का जो भरोसा है वो भी स्टॉक पर लगातार बना हुआ है। ऊंचाई से शेयर करीब 70% नीचे, इसके लिए जो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा आकर्षक नजर आएगा। 9% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है, यानी कई बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा जो है फिक्स्ड रिटर्न यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। JP मॉर्गन की रिपोर्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, खरीदारी की राय दे रहे हैं 192 रुपये के लक्ष्य के लिए, यानी मौजूदा भाव से भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी अपसाइड जो है एक्सपेक्ट की जा रही है। ओके, तो ये है कोल इंडिया पर आपके लिए पूरी रिसर्च जहां पर तेजी होती हुई दिख रही है। JP मॉर्गन 192 रुपए का टारगेट रखता हुआ कोल इंडिया लगातार खरीदारी करने की राय भसीन साहब ने भी दी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, करते हैं स्वागत उनका बिगुल के साथ। स्वागत है भसीन साहब आपका। बताएं सर, पहले तो आपके कॉल्स के अपडेट और उसके बाद लेते हैं फ्रेश कॉल्स। सर अभी दोपहर को सुबह आपको अंबुजा सीमेंट दिया था ACC, वो आज हाईएस्ट पे है। बी इन्वेस्टेड, दे विल बी आउट परफॉर्मर्स। SBI लाइफ मेरा टॉप पिक है, जो मैं 2 दिन से कह रहा हूँ, दैट विल आउट परफॉर्म। उसके अगेंस्ट बजाज फाइनेंस 4795 शॉर्ट में गिर गया, वो आप कवर कर लीजिए। और डाबर और गोदरेज अनक्वेश्चनेबली विल बी द बेस्ट FMCG प्लेस, बने रहिए। अब आपके लिए BTSTT एक ही है सर, आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर बताएं प्लीज। तो मेरा मनपसंद सर मारुति 7750 से 65 तक लीजिए, 7620 का स्टॉप लॉस, 8150 का टारगेट। ओके, तो मारुति खरीदारी करने की राय 8150 के टारगेट के साथ 7750 7720 की रेंज में खरीदिए, 7620 का स्टॉप लॉस, 8150 का टारगेट। शुक्रिया वसीम साहब, कल सुबह आपसे होगी फिर मुलाकात, तब देखते हैं क्या कुछ और एक्शन बनता है। लेकिन मारुति यहां पर खरीदारी करने की राय वसीम साहब की तरफ से भी आती हुई दिख रही है। स्टॉक्स और एक्शन में भरपूर आपके लिए आते हुए नजर आ रहे हैं। आइए NTPC, ये है एक और स्टॉक जहां पर एक्शन भरपूर है।
अच्छी तेजी होती दिखी है। वैसे तो सारी सरकारी कंपनियां बढ़ रही है, लेकिन एनटीपीसी के लिए क्या है खास वजह, बताने के लिए तैयार है कुशल बताइए। बिल्कुल अनिल जी, तो एनटीपीसी के लिए बड़ी खबरों का दौर जो है वो अब शुरू हो गया और यहाँ पर जो तेजी के कारण है, सबसे पहले तो ये है कि जो पुराने कोल आधारित प्लांट्स है उससे पावर बिक्री के लिए मंजूरी मिल सकती है, तो ये इनके लिए काफ़ी बड़ा ट्रिगर है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो खरीदारों के साथ करार करने के बाद जो है बिक्री कर पाएंगी कंपनियाँ, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर इनके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन है उनसे इनको एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। आप देखिए 470 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए 2.01 पर यूनिट पर जो है इन्होंने सबसे कम बोली लगाकर ये बोली जीत ली है। और यहाँ पर जिस तरह का ये प्रोजेक्ट है इनसे इनको काफ़ी बड़ा फायदा हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर जो सोलर एनर्जी का स्पेस है उसमें इनकी ओवरऑल जो विजिबिलिटी है मौजूदा जो है करीब 17% का रेवेन्यू है, उसको FY32 तक बढ़ाकर करीब 40% करने का लक्ष्य बना रही है मैनेजमेंट। और साथ साथ अगर आप एनटीपीसी पर CLSA की भी राय देखें तो वो काफ़ी बुलिश है, मौजूदा भाव से करीब 30 से 40% की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और 140 रुपए के खरीदारी के लक्ष्य सुझा रहे हैं। और साथ साथ अगर आप मॉर्गन स्टैनले की भी माने तो यहां पर भी लक्ष्य कम नहीं है, करीब 138 रुपए के टारगेट्स ये भी सुझा रहे हैं। इनफैक्ट ये मान रहे हैं कि जो कंपनी का रिन्यूएबल स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार है वहां पर कंपनी जो है अब अपना फोकस बढ़ा रही है और वहां से सबसे बेहतरीन ग्रोथ ये एक्सपेक्टेड है। ओके, तो ये है आपके लिए एनटीपीसी पर राय। एनटीपीसी मजबूती के साथ बढ़ता हुआ। वागले साहब, वैसे तो आपके लायक है नहीं एनटीपीसी के चार्ट्स, क्योंकि आप तो जो बड़े उछाल बड़ी गिरावट वाले चार्ट्स पर नजर डालते हैं, लेकिन कभी कभी सुस्ती वाले चार्ट्स भी देख लेने चाहिए। बताएं सर, ये 99 के चक्कर में इसका क्या होगा, ऊपर जाएगा या नीचे? अनिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इसको अवॉइड करूंगा टोटली, मेरे को कुछ भी नहीं दिखता है। हाँ, अगर आप 10 दिन 15 दिन फिर 110 जाएगा वो बात अलग है, लेकिन आप अगर 1-2 दिन 3 दिन की बात करेंगे, मुझे ये 100-102 ऑन द अपसाइड, 95-96 ऑन द डाउन साइड में रेंज दिखता है। ट्रेंड पॉजिटिव है, इतना मैं कहूंगा। एज ए ट्रेडर मेरे को बिल्कुल भी एक्साइट नहीं करता। ओके, तो ये है आपके लिए एनटीपीसी पर आए। कहीं कोई एक्शन, कहीं कोई एक्साइटमेंट, कहीं कोई मजा है नहीं, लेकिन एक स्टॉक में मजा है और उस स्टॉक में भी मजा है और हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके भी मजे हैं कुणाल जी के, और मजा है एक स्टॉक का, और वो है डीमार्ट। डीमार्ट में इतनी तेजी क्यों हो रही है और लाइफ हाई पर जो डीमार्ट आया उसकी वजह क्या है, बता रही है देवांशी। बताइए। बिल्कुल, आप देखिए धीरे धीरे हमने देखा कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स में लगातार यहाँ से तेजी होती हुई दिखी थी। दरअसल आप देखिए एक सर्वे होता हुआ दिखा और उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन बिक्री है उसमें अब धीरे धीरे जो गिरावट है वो देखी जा रही है। साथ ही आप देखिए जो ट्रैफिक है, जो ऑनलाइन बिक्री का जो ट्रैफिक है, कस्टमर्स जिस तरह से ऐड होते हुए दिखे थे लॉकडाउन में, उसमें अब धीरे धीरे कमी आती हुई दिख रही है। तो इसका जो फायदा है वो जो इन रिटेल स्टोर्स हैं इनको मिलता हुआ दिखेगा और क्लियरली इसका जो बेनिफिशियरी है वो डीमार्ट बनता हुआ दिख रहा था, क्योंकि हमने देखा है कि जो फुटफॉल्स थे लॉकडाउन में वो कम होते हुए दिखे थे डीमार्ट के, और जो ऑनलाइन बिक्री थी जैसे कि ग्रोफर्स, बिग बास्केट, यहाँ पे बिक्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी थी। लेकिन अब क्योंकि अनलॉकिंग शुरू हो चुकी है, मेजर जो सिटीज़ हैं यहाँ पे अनलॉकिंग हो चुकी है और जो स्टोर्स हैं वो खुल चुके हैं, तो इसका जो फायदा है वो डीमार्ट को धीरे धीरे मिलता हुआ दिख रहा है। आप देखिए डिस्काउंट वाइज भी डीमार्ट ऐसी कंपनी है जो अपने पीयर्स के कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देती है। ब्रांडेड सेगमेंट्स में या ब्रांडेड एसेंशियल आइटम्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी सबसे ज़्यादा जो डिस्काउंट्स है वो डीमार्ट की तरफ से आते हैं और इन स्टोर जो डिस्काउंट्स है वो ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जैसे अनलॉकिंग होती हुई दिखी है, धीरे धीरे हर महीने हम देख रहे हैं कि डीमार्ट की तरफ से जो डिस्काउंट्स है वो भी अब बढ़ते हुए दिख रहे हैं और नॉर्मलाइज होते हुए दिख रहे हैं। इसका जो फायदा है वो कंपनी को होता हुआ दिख रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की अगर हम बात करें वो भी सबसे ज़्यादा कम डीमार्ट की तरफ से है। अगर आप बाकी कंपैरिजन करें पीयर्स से तो इससे भी लगातार जो फायदा है वो डीमार्ट को मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आप देखिए कंपनी क्योंकि अब अनलॉकिंग हो चुकी है तो जो त्योहारी सीजन की मांग है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखी थी। एसेंशियल आइटम्स में तो हमने देखा था कि बिक्री बढ़ी है, लेकिन जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं वो डीमार्ट के लिए काफ़ी अहम है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मार्जिन है वो उनके अपैरल सेगमेंट या नॉन एसेंशियल आइटम्स से आते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो मार्जिन है वो नॉर्मलाइज होते हुए दिखेंगे और इसी के चलते लगातार हम देख रहे हैं कि स्टॉक में तेजी होती हुई दिख रही है। कंपनी लगातार अपने एक्सपेंशन या स्टोर एक्सपेंशन पर फोकस कर रही है। हाल ही में हमने देखा था कि QIP के जरिए करीब 4100 करोड़ रेज भी किए हैं और अब तक ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किए हैं, तो अब स्टोर एक्सपेंशन पर लगातार फोकस हो रहा है। साथ ही
कई ऐसे स्टोर्स हैं जहां पे ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही थी तो उसको बंद कर रही है। तो ये जो मैनेजमेंट है इसके चलते आने वाले समय में एनालिस्ट का मानना है कि लगातार फायदा होता हुआ दिखेगा, कॉस्ट मैनेज होती हुई दिखेगी और जो मार्जिन्स हैं इसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। अब देखिए अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो स्टॉक में लगातार तेजी होती हुई दिखी है, करीब 7% तक के गेंस थे, एक महीने में 14% तक की तेजी आ चुकी है। और अगर आप जनवरी से लेकर अब तक देखें तो इस स्टॉक ने करीब 40% तक के गेंस दिए हैं, बावजूद इसके कि लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर इनके मार्जिन्स पर आता हुआ दिखा था। लेकिन अब जो एनालिस्ट थे वो काफ़ी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं स्टॉक पर। ओके, तो यहाँ पर 2 सवाल है मेरे कुणाल जी आपसे, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में है ही और ये पूरे देश को पता है कि आपके पोर्टफोलियो में डीमार्ट और सबको मालूम भी चल रहा है कि आपके रोज लाइफ हाई बन रहे हैं, तो आप कैसा फील कर रहे होंगे। तो पहले तो चार्ट देखकर बताइए कितना जाएगा, और दूसरा कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी स्टॉक के बारे में सब लोग बार बार कहें बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, उसकी फिर उसको नजर लग जाए और वो बढ़ना बंद कर दे, ऐसा कभी हुआ है? अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो अनिल जी देखिए डीमार्ट बहुत ही शानदार चार्ट है। आज ही मैंने और राकेश जी ने 10 की कमाई में डीमार्ट पर खरीदारी की राय दी है अनिल जी, और जो हमने टारगेट सुझाए थे 2950 3000, तो वो लेवल्स आपको इसमें डेफिनेटली आते हुए दिखेंगे। अनचार्टेड टेरिटरी में आज स्टॉक ने प्रवेश किया है, पैटर्न बहुत ही दमदार है, उसकी तो पूरे व्याख्यान हमने अनिल जी सवेरे भी किया था। रहा सवाल अनिल जी, इसमें 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं अनिल जी। इस स्टॉक को नजर इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि अनिल जी इसका पी देख करके लोग डर जाते हैं। इसका जो पी है 180 का या 175 का, तो जिस भी एनालिस्ट से आप इसके बारे में बात करते हो कहते हैं अरे बाबा इसका पी 180 है तो इसमें तो बिल्कुल खरीदारी नहीं करेंगे। और अनिल जी क्योंकि इसका पी ज्यादा है इसलिए इसको नजर नहीं लगती, तो एक काला टीका पी का इसमें लगा हुआ है, इसलिए अनिल जी ये स्टॉक और ऊपर जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम हमारी कोशिश पूरी जारी रखेंगे और लगातार आपको पूछते रहेंगे। बस एफएनओ में नहीं आना चाहिए, जब तक एफएनओ में नहीं आएगा तब तक तो कुणाल जी के पोर्टफोलियो में बना रहेगा, बाद की बाद में देखी जाएगी। आइए बढ़ते हैं आगे, और सुमित जी का सुपरहिट तैयार है इस वक्त। सुमित जी के लिए बिगुल। बताएं सुमित जी। अनिल जी, मैं जो स्टॉक बोलने वाला हूं अनिल जी, वो बहुत स्पीड से भागेगा और बहुत बढ़िया मूव दिखाएगा 1 से 2 दिनों में। स्टॉक का भाव चल रहा है अनिल जी 24 रुपए 60 पैसे। स्टॉक का भाव चल रहा है अनिल जी 24 रुपए 60 पैसे। बैंकिंग स्टॉक है, स्टॉक का नाम है J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। अनिल जी क्लास ब्रेकआउट है, स्टॉक फरवरी 2020 का हाई तोड़ रहा है, यानी ऑलमोस्ट इस पूरे साल के हायर लेवल्स पे आ चुका है। पिछले 9-10 महीनों का चैनल का ब्रेकआउट है। तीसरा रीजन अनिल जी, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है अभी। चौथा रीजन अनिल जी, स्टॉक के अंदर क्लास वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक यहां से बहुत बढ़िया अपसाइड मूव दिखाएगा। 10% का मिनिमम मूव आप मान के चले स्टॉक के अंदर यहां से देखने को मिलेगा। हो सकता है ये रैली एक्सटेंड हो और 15% तक का मूव भी देखने को मिले। बाय करें J&K बैंक को यहां पे CMP पे। नीचे के अंदर इसका बेस्ट स्टॉप लॉस जो बैठ रहा है 22 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस। ऊपर में जो टारगेट बनेगा, पहला टारगेट 26 रुपए का, 26 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, और एक दिन अगर उसके ऊपर सस्टेन किया 28.5 रुपए तक का टारगेट इसी हफ्ते में फिर J&K बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। खरीदारी करें 23 रुपए का स्टॉप लॉस, 26 से 28.5 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए J&K बैंक पर खरीदारी की राय। एक एक करके पूरे बैंकिंग स्पेस में तेजी आती हुई दिख रही है, और स्पेशली जो PSU बैंक्स हैं, हालांकि J&K एक स्टेट बैंक की तरह आता है, बट इन लार्जर स्कीम ऑफ थिंग PSU ही माना जाएगा। नजर रखिए, बहुत ही बढ़िया तेजी हो रही है। PNB पर जहां पर हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे 10% वायदा कारोबार में, कैनरा बैंक 10% वायदा कारोबार में, बैंक ऑफ बड़ौदा 6.5% इस समय लीड कर रहे हैं, और जबरदस्त एक्शन वहां पर बनते हुए दिख रहा है। एक्शन धीरे धीरे बन रहा है। मेटल स्टॉक्स एक कमबैक कर रहे हैं, कुछ दिनों से यहां पर सुस्ती बनी हुई थी। वेदांता यहां पर नजर रखिए 2% का उछाल है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहां पर सुमित जी लगातार आपको व्यू देते जा रहे हैं, 56-57 के लेवल्स पर आते हुए दिख रहा है। यहां पर भी बढ़िया एक्शन आपको बन रहा है। टाटा पावर फ्रेश खरीदारी आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले यहां पर एक ब्रेकआउट भी आते हुए दिखा था। विश्वेश जी, टाटा पावर वैसे तो अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है सर, पर यहां से और स्कोप देख रहे हैं एक्शन की? 72-73 के लेवल से फ्रेश खरीदारी के संकेत आ रहे हैं क्या?
देखिए दीपांशु, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि टाटा पावर को अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो आपको लगेगा मुंह बड़ा है, लेकिन इसको आप लार्जर टर्म टाइम फ्रेम पे देखोगे, वीकली मंथली पे, तो आपको समझेगा कि ये बहुत ही लार्ज मैग्नीट्यूड का कॉपी बुक पैटर्न ब्रेकआउट का हुआ है, जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं, और उसका ब्रेकआउट लेवल था रफली अबाउट 65। तो मेरे लिए यहाँ से मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से टाटा मोटर का जो टारगेट आ रहा है वो एटलीस्ट 90 रुपए से 97 रुपीज के बीच में आ रहा है, इनफैक्ट 100 रुपए भी हो सकता है। तो यहाँ से जब भी टाटा मोवर नीचे आता है टाटा पावर, और मुझे लगता है बेस्ट एंट्री 65, तो खरीदना चाहिए इसको। एक मैं क्या करता हूँ, अपने लिए 2 वॉच लिस्ट बनाता हूँ, एक बाय की और एक सेल की। दिस इज इन माय बाय लिस्ट, तो जब भी नीचे आएगा आई वुड लाइक टू बाय इट। तो इन अ वेरी शॉर्टर टर्म दीपांशु में ये कहूंगा कि अगर थोड़ा भी कूल ऑफ होता है, 70 के पुट में 44 लाख शेयर है, मेरे हिसाब से वहां एंट्री करनी चाहिए। इसको मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। वीकली के 200 वेमा मतलब वीकली एक्सपोनेंशियल के ओवर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक दिस इज अ स्टुपेंडस ट्रेड फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म में इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए, मीडियम के हिसाब से नीचे आए तो खरीदना चाहिए। नहीं विश्वेश जी, आपका एग्जाम्पल पूरा समझ में नहीं आया। एक तो समझ में आ गया कि जैसे ये बाई लिस्ट में जब भी नीचे आएगा खरीदेगा, ऐसा एग्जाम्पल एक सेल लिस्ट वाला भी बताओ कि ये जब भी ऊपर आएगा मैं उसको बेचूंगा। तो मैं लाइफ टाइम हाई पे कोई तो स्टॉक ऐसा होगा जो बेचने लायक होगा, बताओ उसका एग्जाम्पल बताओ आप मेरे को। सर काफी सारे स्टॉक्स है जिसमें से फाइनेंशियल्स में 1-2 स्टॉक है जो अभी मुझे लग रहा है कि अभी जैसे मुझे लग रहा है कोटक बैंक एक मेरे सेल लिस्ट में है। कोटक बैंक के डेली इंडिकेटर सेल हो चुके हैं और उसने कंपेयर टू ऑल फाइनेंशियल स्टॉक नहीं चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जब भी बैंक निफ्टी वीक होगा मैं पहला सेल करूंगा कोटक बैंक। इनफैक्ट पुट स्प्रेड में रन भी कर रहा हूँ इन आवर बुक्स, और इसी तरह से 3-4 और स्टॉक्स भी हैं। लेकिन अनिल जी, मैंने क्या देखा है कि अगेंस्ट द मार्केट जब तक निफ्टी में सेल नहीं आता है तब तक मैं नहीं करूंगा। तो मेरी सेल लिस्ट में कोटक बैंक है। दूसरे जो 2-3 स्टॉक्स है जिसमें से मैं अगर बात करूंगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो चल चुके हैं, मुझे लग रहा है बंधन बैंक अभी वो रेंज में है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो विद द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ अ सेल आई वुड लुक टू शॉर्ट दो स्टॉक। अभी एक और स्टॉक में देख रहा हूँ शॉर्ट के लिए, मैं आपको शेयर करता हूँ, बट इसके लिए कंफर्मेशन होना चाहिए बेंचमार्क इंडाइसेस में। तो अगर सर बैंक निफ्टी में सेल आएगा तो फर्स्ट बैंक शायद कोटक बैंक सेल करना चाहूंगा। ओके, कोटक बैंक यहां पर आपके लिए सेल करने की राय। लेकिन बैंक्स जो बड़ा एक्शन दिखा रहे हैं उस एक्शन को सुमित जी ने एकदम टाइमली पकड़ लिया। इंडियन बैंक जो आज तगड़ा एक्शन दिखा रहा है 15% ऊपर, पिछले हफ्ते इंडियन बैंक में खरीदारी करने की राय दी थी। बैंक ऑफ बड़ौदा कल खरीदने की राय दी थी, आज 8% मजबूत है। और आज JNK बैंक दिया है यहाँ पर सुमित जी ने, जो तेज दौड़ लगाने को तैयार। सुमित जी, ये आपके बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक दोनों कॉल सुपरहिट, इनमें से कहीं प्रॉफिट बुक करना तो बता दो आप अभी से। अनिल जी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने बोलूंगा क्योंकि आंधी चल रही है, आंधी बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर। जो स्टॉक आप पकड़ोगे, जो देखते हो वो 10% ऊपर, 8% ऊपर, 12% ऊपर। तो ऐसे टाइम पे 2-3 दिन का जब ये मूव आता है उसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और जितना रैली खाने को मिलता है उतना रैली खाइए, क्योंकि ये स्टॉक्स जो चलते हैं सडन चलते हैं और 2-3 दिन कंटिन्यू चलते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा तो रुक ही नहीं रहा अनिल जी, हर रोज लगता है कि आज रेजिस्टेंस फेस करेगा, लेकिन वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आते ही और 5% ऊपर का मूव दे देता है। तो कल देखिए 59 का भाव था, आज 64-65 के आसपास आ चुका है। JNK बैंक अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था 26 रुपए तक का अभी हाई लगा है। स्टॉक्स के अंदर क्लास मूव है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा यहां से अभी और ऊपर का मूव दिखाएगा, 65 का लेवल टूटने के बाद 70 रुपए तक का मूव देखने को मिलेगा। 61 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, जो कि प्रॉफिट में स्टॉप लॉस है। तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करने की राय, अभी भी आपके लिए बरकरार रखने की। आइए, स्टॉक्स बैन में आने जाने को तैयार है, एक्शन भरपूर हो चुका है, जिसकी शुरुआत की है कैनरा बैंक ने। समझ लें आज आशीष से क्या कुछ और स्टॉक ऐसा ही एक्शन दिखाएंगे। आशीष के पास चलते हैं, बैन से बेनिफिट। आशीष बताइए, कोई एक्शन एंट्री का नया? नहीं अनिल जी, कोई एक्शन फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। कैनरा बैंक है एकमात्र स्टॉक, 87% यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट देखने को मिल रही है। यही एक स्टॉक ऐसा है जो बैन में बना रहेगा, इसके अलावा कोई फ्रेश एंट्री नहीं है, एग्जिट का कोई सवाल नहीं है। ओके, कुछ भी नहीं, नो एंट्री नो एग्जिट, नहीं जैसे है वैसे के वैसे रहेंगे। चलिए कोई बात नहीं। आशीष जी, आप आए
आपने दर्शन दिए, हम आपके दर्शन करके धन्य हो गए। भले ही स्टॉक कोई बैन में आए ना आए, आशीष जी हमें दिख जाए बैन से बेनिफिट दिखाने के लिए, इतना ही हमारे लिए काफी है। तो सब लोग आशीष जी को देख लीजिए, ये कभी कभार बैन से बेनिफिट में स्टॉक्स की एंट्री और एग्जिट करवाते हैं, बाकी सारे स्टॉक ऐसे ही रहते हैं। तो जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी आशीष के स्टॉक्स बढ़ते जाएंगे। फिलहाल कैनरा बैंक बैन में बना रहेगा। थैंक यू आशीष। चलिए बढ़ते हैं आगे, और बाजार मजबूत है, 13,400 के ऊपर टिके रहने में कामयाब निफ्टी, और ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी भी कल के ऊपर आज क्लोजिंग देगा। ये संकेत साफ तौर पर आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। कैनरा बैंक 10% अब मजबूत हो चुका है। QIB 12% डिस्काउंट पर इन्होंने फ्लोर प्राइस रखी थी, लेकिन आ गया रेस्पॉन्स जबरदस्त, बताया जा रहा है कि 2.5-3 गुना बुक भरी है। कैनरा बैंक जरा इस पर राय दीजिए चोपड़ा साहब, 125 रुपए, 10% ऊपर। कहां तो 103.50 की फ्लोर प्राइस समझ रहे थे लोग, और कहां 125 रुपए। देखिए, मुझे लगता है कि अनिल जी, बैंकिंग में जैसे मैंने पहले बोला, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफ़ी रुझान है और इस बात को मोनेटाइज भी करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि सारे के सारे जो टॉप के बैंक्स हैं, चाहे वो कैनरा हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, SBI हो, जो क्वालिटी बैंक्स हैं, जिनकी मैं PNB नहीं बोलता क्योंकि PNB का जो क्वालिटी ऑफ बुक क्वालिटी है वो मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा, एसेट क्वालिटी, और कहीं ना कहीं सरप्राइजेस आते रहते हैं PNB में। बट बाकी सारे बैंकों में मैं काफ़ी बुलिश हूं। तो मुझे लगता है ये मोनेटाइजेशन का एक प्लान है, और इस तरह से इंटरेस्ट भी है मार्केट में, दिख भी रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अच्छा पैसा आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से तेजी बनी रहेगी साहब कुछ समय के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए कैनरा बैंक पर राय, और फ्यूचर्स में 4-5 रुपए डिस्काउंट पर है। कैश में 129 पर है, फ्यूचर में 125 पर है कैनरा बैंक। ये आपके लिए इस वक्त नजर डालने वाली बात है कि यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा डिस्काउंट पर ट्रेड करता हुआ दिखा है। इस बीच PNB 10% का सर्किट लगा चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा 7% ऊपर। गोदरेज प्रॉपर्टीज, अभी आज गोदरेज प्रॉपर्टीज भी सुबह किसी ने राय दी थी गोदरेज प्रॉपर्टीज पर, वो स्टॉक भी बड़ी तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। हाँ, वागले साहब, अरे वागले साहब 1240 रुपए वाला आपका गोदरेज प्रॉपर्टीज। वागले साहब क्या करें, सुबह आपकी राय पर किसी ने खरीदा है तो? वागले साहब जरा गोदरेज प्रॉपर्टीज पर राय दीजिए। तुम्ही क्या अनिल जी, मेरा व्यू पॉजिटिव है। हालांकि हमारा मॉर्निंग में जो उसमें कॉल था वो स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि ये इसमें मोमेंटम दिखा रहा है। ये स्टॉक 1280 का पहला टारगेट है मेरा, जो मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में जाना चाहिए। दूसरा टारगेट 1300 का है। अगर आपका पोजिशनल व्यू है तो 1230 का स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। चलिए, तो ये है आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आए। सुमित जी का सुपरहिट आपके लिए। सुमित जी फुल फॉर्म में आज एकदम बिल्कुल जबरदस्त। 1 2 3 4 कॉल तो क्लोजिंग वाले शो में ही आ गए, सबसे हाईएस्ट। बताइए सुमित जी। अनिल जी, J&K बैंक अपर सर्किट है, 26 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। जस्ट अपडेट दे रहा हूं, स्टॉक के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। 26 के ऊपर इसी हफ्ते में ये 28.5 तक का मूव दिखाएगा, तो कॉस्ट के ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके आना है, पोजीशंस होल्ड करना है। एक अच्छा अपसाइड मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। और अब जो स्टॉक अनिल जी रडार पे आया है, उसके अंदर जस्ट अभी कल का हाई ब्रेक हो रहा है। स्टॉक का नाम है भेल, BHEL के अंदर कल का हाई जस्ट अभी ब्रेक हो रहा है। स्टॉक यहां से अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। भेल के अंदर 38 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 42 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। स्टॉक पिछले 3 से 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद अब आज वापस से एक अपसाइड मूव पकड़ रहा है, तो भेल के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऑप्शंस के जरिए भी इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। 36 वाला कॉल 2 रुपए 30 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, 2 रुपए 30 पैसे, 2 रुपए 35 पैसे पे इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 1.5 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 4 से 5 रुपए तक के टारगेट भेल के 36 वाले कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और स्पॉट लेवल के हिसाब से 38 का पहला टारगेट, 42 का दूसरा टारगेट, ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें। 34-50 का नीचे में सपोर्ट है तो वो स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो BHEL यहां पर करिए खरीदारी। अगर आप चाहें तो ऑप्शंस के जरिए भी आप ट्रेड कर सकते हैं। एक बढ़िया कॉल आपके लिए आ रही है विश्वेश जी की तरफ से, विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी।
देखिए अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड दे रहा हूँ और ये ट्रेंड है ट्रेड है डेटा और चार्ट्स के लिहाज पे। बैंक निफ्टी में पुट लेने की राय है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रेच्ड मूव है और हम रेजिस्टेंस के आसपास आ रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग से नहीं बन रहे हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में खरीदारी करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे ज्यादा है। तो दो ट्रेड हो सकते हैं। एक्सपायरी के लिहाज से अगर मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में आपको नेकेड ट्रेड करना है तो 30-400 का पुट ऑप्शन जो करीबन 367 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है वो लेना चाहिए। 230 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए और इसका टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और 460 और 550 के आसपास का इसका टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 30-400 का पुट ऑप्शन। अगर आप हेज ट्रेड करना चाहते हो तो मैंने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है, वो यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगा। 30-500 का पुट ऑप्शन जो करीबन 400 रुपए के आसपास मिल रहा है, वो एक लॉट खरीदिए और उसके सामने 29,800 के दो पुट बेच दीजिए जो 115 के आसपास जा रहा है। इससे ये होगा आपका 1:2 पुट रेशियो बन जाएगा। नीचे में आप 29,200 तक है जो, और ऊपर में जो आपका मैक्सिमम रिस्क है वो 170 पॉइंट्स का है। और अगर आप एक लॉट के हिसाब से पकड़ोगे तो योर मैक्सिमम रिस्क ऑन द ट्रेड इज रफली अबाउट 3,000 to 4,000 रुपीज। ऑन दी अदर हैंड मार्केट अगर 30,500 के नीचे एक्सपायरी देता है, जो मेरा व्यू है, और फॉर सम रीजन अगर 30,000 और 29,800 के बीच में एक्सपायरी आती है, यू विल मेक अबाउट 14,000 रुपीज ऑन अ वन ट्रेड, विच इज अ 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। मार्जिन जो चाहिए ये ट्रेड में वो रफली अबाउट 1,50,000 चाहिए। तो ऑन अ मार्जिन अबाउट 9 to 10% रिटर्न यू आर एक्सपेक्टिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो बहुत ज्यादा है और बैंक निफ्टी आज बहुत कोशिश कर रहा है 30-500 को पुश करने की, लेकिन नहीं निकल रहा है। शायद पब्लिक सेक्टर जो बैंक है, जो बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं करती, उसकी वजह से बैंक निफ्टी ना मूव करे, लेकिन एक नीजक रिएक्शन आ सकता है, एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है फ्रॉम एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हम शायद 30,000 की ओर स्लाइड करें। तो प्योरली फ्रॉम एन एक्सपायरी विच इज टुमारो, मुझे लगता है बैंक निफ्टी का या तो पुट ऑप्शन खरीदिए 30-400 का, या फिर आप 1:2 पुट स्प्रेड करिए। 30-500 का पुट खरीद के 29,900 के दो बेच के आप मंदी कर सकते हैं। तो ये दो ट्रेड हैं बैंक निफ्टी पे अगेंस्ट द ट्रेंड, लेकिन रिस्क डिफाइंड फ्रेमवर्क में है, तो मुझे लगता है कि ये लो रिस्क ट्रेड हो सकते हैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। बिल्कुल, और जैसे ही विश्वेश जी ये स्ट्रैटेजी बता रहे थे, ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली में बाजार में आती हुई देखिए डाउ फ्यूचर्स भी फिर से फिसले हैं, लगभग 100 अंक नीचे हैं डाउ फ्यूचर्स। तो विश्वेश जी आप कह रहे हैं कि या तो एक नेकेड पुट खरीद लें 3400 की, राइट, या फिर बैंक निफ्टी 30,500 का एक पुट खरीदें और उसके सामने 29,800 के दो पुट बेचें। इसमें ये बताइए सर, मैक्सिमम प्रॉफिट किस लेवल पर होगा और किस लेवल के आसपास इंडेक्स आए तो एग्जिट करना है? देखिए मेरे हिसाब से वेरी लाइकली चांसेस है कि हम एक बार 30,000 का लेवल विजिट कर सकते हैं, प्योरली एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए मैं डेटा ड्रिवन पर्सन हूं और जब मैं 1.4 का पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी में देखता हूं, 1.67 निफ्टी में देखता हूं, तो मैं थोड़ा सा कॉशियस रहता हूं। इसीलिए मैंने आज आईटी में बाय दिया है, जो मुझे लगता है शायद इंडेक्स को निफ्टी को संभाले। लेकिन बैंक निफ्टी हाई बीटा नेम है, तो मुझे लगता है कि आपका 30,000 तक का विजिट हो सकता है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आपने 29,800 का पुट बेचा है थोड़ा सा कुशन नीचे की देने के लिए। तो अगर 29,800 पे एक्सपायरी आती है तो यू विल मेक अ मैक्सिमम प्रॉफिट रफली अबाउट 13,000 रुपीज ऑन वन बास्केट, जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। लेकिन मार्जिन डिप्लॉयड पे ये बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है वन डे में, विच इज 10%। ऑन दी अदर हैंड मेरा व्यू गलत हो गया और अगर ये कल ऊपर भी जाता है तो दीपांशु इसमें क्या करना होता है, आपका जो 29,800 का पुट ऑप्शन है उसको बुक करके आप रोल अप करके इसको 30,200 तक भी लेके जा सकते हो। तो उस केस में आपका रिस्क और कम हो जाता है। तो थोड़ा सा ऑप्शन एडजस्टमेंट करना होता है। नेट नेट मेरा ऐसा मानना है एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, बिकॉज पुट कॉल रेशियो हाई है और कहीं ना कहीं 30,500 के राइटर विल ट्राई टू डिफेंड देयर पोजीशन। सो मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी एट द 29,800। ऑन द अदर हैंड नीचे में आप 29,200 तक प्रोटेक्टेड हो, तो मुझे नहीं लग रहा वो लेवल आना चाहिए फिलहाल के लिए। सो 1:2 पुट स्प्रेड इज अ वेरी वेरी सेफ ट्रेड इन माय ओपिनियन। ओके, तो ये है आपके लिए एक पुट स्प्रेड बनाकर आप ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ी ऊपरी स्तरों से आपने बाजार में गिरावट देखी, ऐसे कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में होल्ड कर रहे हैं, पर डाउ फ्यूचर्स थोड़ा फिसले हैं और भारतीय बाजारों में भी ऊपरी स्तरों से हल्की सी गिरावट आती हुई दिखी है। फार्मा में आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली आपको आती हुई दिख रही है, तो ऑरो फार्मा, सन फार्मा, इन दोनों स्टॉक्स में आप मुनाफा वसूली देख रहे हैं। ग्लेनमार्क में हल्की सी गिरावट इस समय आई है। टोरेंट फार्मा भी थोड़ा सा नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर गिरावट है, पर
एक बार फिर से जरा PSU बैंक्स पर नजर डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ से आप हटा नहीं सकते अपनी नजर। कैनरा बैंक 15% के लेवल पर आने की तैयारी में है और पंजाब नेशनल बैंक 12.5% ऊपर है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी अब 8-8.5% की तेजी आपको दिखा रहे हैं। तो इन तीनों PSU बैंक्स में जबरदस्त तेजी है और कैश के भी कई सारे PSU बैंकिंग स्टॉक्स, स्पेशली इंडियन बैंक, JNK बैंक, यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। सुमित जी, शायद बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी आपका कुछ समय पहले कॉल था सर, अब बताएं टारगेट्स हिट हो गए हैं, क्या करना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा में इस समय? एब्सोल्युटली यस, 100% यस दीपांशु। 40 रुपए के लेवल से वन वे तेजी पकड़ रहे बैंक ऑफ बड़ौदा में, और कल भी 60 रुपए के आसपास, 59 के आसपास इसमें बाई दिया था, जिसमें 65 का पहला टारगेट, 70 का दूसरा टारगेट, 65 का टारगेट आज अचीव हो रहा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करना है बैंक ऑफ बड़ौदा में, अभी भी पोजीशंस होल्ड करें, क्योंकि जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक्स मोमेंटम दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि अभी और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 70 रुपए, 72 रुपए तक के लेवल एक्सटेंड हो सकते हैं यहाँ पे अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में। पोजीशंस को होल्ड करें, कोई भी डिप आती है तो खरीदारी करें, बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते चले। मैं वापस बार बार बोल रहा हूं आज और कल के दिन से कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाए। सिर्फ एक उम्मीद में मत बैठे रहे कि नीचे आएगा तो वेट करते रहेंगे, एवरेज करते रहेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, रैली अभी यहां से और बाकी ऊपर आने के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर नजर। बाजार में कुछ भी चलता रहे, PSU बैंक्स में जबरदस्त तेजी है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आइए कॉल लेते हैं जय ठक्कर की तरफ से बिगुल कैश के ऑप्शन का। बताएं जय। हाय, गुड आफ्टरनून टू दीपांशु। दीपांशु, आफ्टरनून शो में हमने निफ्टी पर बाय रिकमेंडेशन दिया था। इनफैक्ट स्पॉट लेवल तभी 13,370 थे, वहाँ से 430 गया, तो एक 60 पॉइंट की हमें अच्छी तेज़ी देखने मिली। प्रॉफिट बुक करने की भी हायर लेवल्स पर हमने सलाह दी और वहाँ से भी फिर से निफ्टी फिसला है। बट देन मुझे वो मूव देखकर अभी ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम 440-60 तक एक्सपेक्ट कर रहे थे और 430 का हाई लगाया अभी। अब हो ये गया है कि 13,400 के ऊपर बंद नहीं हो रहा निफ्टी और 13,300 ब्रेक भी नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन हो सकता है थोड़ा बहुत समय के लिए। 13,400, 13,300 जब तक ये लेवल्स के ऊपर या नीचे क्लोज नहीं आता, तो तब तक मैं कहूँगा जो स्टॉक हमारे क्लियर नज़र में आ रहा है, जो IT स्पेस उसमें से TCS है, मुझे एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट इसमें नज़र आ रहा है। इनफैक्ट फ्यूचर्स पे तो इस पर रिकमेंडेशन नहीं, बट ऑप्शंस के थ्रू भी इस पर रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। 2850 का कॉल ऑप्शन 54 पर मिल रहा है अभी, इसको लेकर चलना चाहिए दीप। एंड इस पर स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा, इनफैक्ट इसका लॉट साइज भी छोटा है, तो 40 का स्टॉप लॉस रखिए, 54 पे खरीदिए। और ऊपर में जो पहला टारगेट बन रहा है वो 73 का है, सेकेंड टारगेट बन रहा है 87 का। 73 एंड 87 ये दो टारगेट्स के लिए आप TCS का 2850 का कॉल ऑप्शन 54 पे खरीदें। 41 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगाए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स भले ही थोड़ा बहुत साइडवेज हो सकता है, बट IT स्पेस ऐसा है जिसमें एक अपसाइड देखने मिल सकती है। उसमें से भी खास कर TCS जिसमें क्लियरली एक डबल बॉटम पैटर्न का एक ब्रेकआउट आ रहा है और फॉलोअप बाइंग भी देखने मिली और आज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। TCS आपको परफॉर्म करते हुए दिख रहा है और ऑफकोर्स बाजार का दिग्गज है, इसलिए आप देख रहे हैं कि निफ्टी पर भी इसकी तरफ से एक सपोर्ट मिल रहा है इस समय। नज़र रखिए TCS पर, ये है आपके लिए एक स्टॉक इन फोकस। नज़र रखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यहाँ पर अब थोड़ी रिकवरी के संकेत आ रहे हैं, वापस पॉजिटिव टेरिटरी में स्टॉक आया है। हाई बीटा नेम है तो ऑफकोर्स मूवमेंट आप भरपूर देखते हैं इस चार्ट पर, वहाँ पर भी थोड़ा अच्छा एक्शन बन रहा है। मुथूट फाइनेंस ये आज मूवमेंट में है और सुबह भी थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा था, उसके बाद सेटल हुआ, मिडवे जो डिप आया उसके बाद फ्रेश खरीदारी भी आई मुथूट में। अब 1200 के लेवल्स फिर से मुथूट पर हैं। वागले साहब, 1200 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखता है आपको मुथूट सर, या थोड़ा प्रेशर है इस पर इस समय? दीपांशु 1210, 1215 का एक लेवल है, वहां पर उसके पार निकलेगा तो मुझे लगता है फिर ये 1250-60 के पास जाएगा। अदर देन दैट मुझे इतना मोमेंटम दिख नहीं रहा। ओके, तो उतना मोमेंटम नहीं है आज मुथूट में, पर नज़र रखिए उस स्टॉक पर थोड़ा एक्शन बढ़ते हुए दिख रहा है इस समय। कोलगेट पे आज खरीदारी आई है, एक एक करके थोड़े FMCG स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखते हैं कि इस बार कोलगेट आपको थोड़ा मूवमेंट दिखा पाता है कि नहीं। पर ये एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। HDFC बैंक ये भी थोड़ा मूवमेंट अभी दिखा रहा है, नज़र रखिए इस पर, थोड़ा वहाँ पर एक्शन इस समय बढ़ा है।
थोड़ा क्वाइट ट्रेड हो रहा है इस समय बाजार में, पर एक्साइड एक स्टॉक है जहां पर हम पहले भी हमारे एक्सपर्ट से चर्चा कर चुके हैं, आज फिर से थोड़े मूवमेंट में आया है एक्साइड। सुमित जी, एक्साइड के चार्ट्स में कुछ इंटरेस्टिंग है, सुबह एक ब्रेकआउट आया था, उसके बाद सेटल डाउन हो गया, अब वापस थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा है, क्या एक्साइड में ट्रेड बनेगा? बिल्कुल दीपांशु, सुबह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था, लेकिन अब क्लोजिंग सेशन में वापस लोअर लेवल से बाइंग मोमेंटम एक्साइड में देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी तक मजबूत है। जब तक स्टॉक नीचे में 187 188 का लेवल नहीं तोड़ता तब तक पोजीशंस होल्ड करके चलना है एक्साइड में। ऊपर में 198 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। आज का जो हाई लगा है एक्साइड में, आज का जो हाई लगा है वो स्टॉक के अंदर करीब करीब 195 का लगा है। जैसे ही वो टूटेगा 198 से 200 रुपए तक का मूव फिर एक्साइड में देखने को मिल सकता है। तो पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो पोजीशन होल्ड करके चलिए, एक्साइड मूवमेंट आ रहा है इस स्टॉक में। इस बीच चलते हैं अनिल जी के पास, एक बढ़िया कॉल आपके लिए तैयार है बिगुल कल के 2000 का। बताएं सर। ये इसकी क्रेडिट पूरी सुमित जी को दे दीजिए। सुमित जी से प्रेरणा लेकर ही ये स्टॉक मैंने ढूंढा है, बैंक ही है। सुमित जी एकदम नॉर्थ में चले गए, वहां पर जो जम्मू कश्मीर बैंक ढूंढ के लाए, एकदम छोटी प्राइस का, मुश्किल से कितना था, 25 रुपए या 15 रुपए, 25 रुपए वाला। तो मैंने कहा कि सुमित जी उस दिशा में जा रहे हैं, अपने दूसरी दिशा में चलते हैं, अपने चलते हैं साउथ में, और सुमित जी ला रहे हैं 25 रुपए वाला, अपने और छोटा ढूंढ के लाते हैं। तो हमने ढूंढा है, हाँ जी तो साउथ इंडियन बैंक। अब ये जब सब छोटे छोटे बैंक चल रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए एक मौका बन सकता है ट्रेडिंग करने का। साउथ इंडियन बैंक 9 रुपए 25 पैसे 30 पैसे जो भी भाव है अभी, 9 रुपए 40 पैसे, यहाँ पर खरीदारी का मौका हो सकता है। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर के टारगेट 10 रुपए 75 पैसे, 13 रुपए और 14 रुपए के। साउथ का बैंक है, 4.25% एनपीए, वन ऑफ द लोएस्ट एनपीए वाला बैंक है, फंडामेंटली मजबूत है, बैलेंस शीट अच्छी है और चीपेस्ट स्टॉक है बैंक में। अब ये पता नहीं क्योंकि चूंकि साइज बैंक की थोड़ी छोटी है इसलिए आपको दाम 10 रुपए दिखता है, लेकिन कंपेरेटिवली क्वालिटी के लिहाज से और अगर आप साइज के लिहाज से देखेंगे तो बैंक इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है, लेवल्स अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि एसेट क्वालिटी ठीक है, जहां पर आपको कंसर्न नहीं तो आजकल छोटे बैंक में एसेट क्वालिटी को लेकर डर लगता है, जैसे कि आईओबी वगैरह हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर 3.5% के नीचे के नेट एनपीए बिल्कुल कंफर्टेबल हैं बाकी बैंक्स के मुकाबले में भी देखें तो। और दूसरा ये कि वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है। तो ये बैंक आप थोड़े दिनों के लिए पोजिशनली खरीदिए इसको, 10 रुपए 75 पैसे, 12 रुपए 14 रुपए तक के टारगेट के लिए। यहाँ पर 12 रुपए और 14 रुपए दो टारगेट रखिए, 10, 75, 12 और 14। स्टॉप लॉस 9 रुपए पर रखिएगा, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। तो दीप, ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी की जा सकती है, कल के लिए भी खरीद सकते हैं और अगले 2-3 दिनों के लिए भी। ओके, तो ये है आपके लिए साउथ इंडियन बैंक जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ज़बरदस्त एक्शन बैंक स्टॉक्स में आते हुए दिख रहा है और भरपूर तेज़ी ये पूरा का पूरा स्पेस आपको इस समय दिखा रहा है। बस कुछ ही मिनट बाकी हैं जहां तक बाजार के मूवमेंट का सवाल है। थोड़ी देर में अनिल जी से उनकी फाइनल स्ट्रैटेजी भी जान लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपको क्लोजिंग के लिए अगर कुछ लेवल्स कैरी फॉरवर्ड करने चाहिए या नहीं। पर कुछ कैश स्टॉक्स में भी अच्छा मूवमेंट आ रहा था और एक बार सिलेक्ट कैश स्टॉक्स को मैं आपके लिए हाईलाइट कर दूं। वॉकहार्ट पे बाय द वे आज फिर से 10% का सर्किट लगा है। यूके में कोरोना की वैक्सीन एडमिनिस्टर करना शुरू कर दिया है और उसका एक बड़ा बेनिफिट वॉकहार्ट को भी आता है क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वैक्सीन के लिए यूके में। पर आइए क्लोजिंग से पहले अनिल जी के पास चलते हैं फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। सर, ग्लोबल क्यूज थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स वैसे तो एक दायरे में है, थोड़ी रिकवरी आई थी, वापस फिसले हैं, फिलहाल 75 अंक आपको नीचे दिखेंगे। नास्डैक फ्यूचर्स सपाट है। यूरोप के बाजार थोड़े फिसले हैं, जब हमने लास्ट टाइम बात करी थी तो एकदम फ्लैट ट्रेड हो रहा था, वहां से आप देखेंगे तो अब आधे % की गिरावट आपको यूरोप में दिख रही है। तो थोड़ी सुस्ती है सर जहां तक ग्लोबल बाजार का सवाल है। कोई खास बात नहीं दीप, इतनी सुस्ती 75-80 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे बाजार मजबूत है, फ्लोज स्ट्रॉन्ग है, क्लोजिंग लाइफ टाइम हाई पर दे रहे हैं, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। तो अगर आपकी निफ्टी की पोजीशन है होल्ड करिए। 13,500 का स्टॉक एक अगर आप सामने कॉल बेचना चाहें तो ठीक है, नहीं तो 13,600 का कॉल बेच कर जाएं। बैंक निफ्टी पर 30,500 के आसपास का एक कॉल ऑप्शन आप बेच सकते हैं अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड रखने के लिए। तो मेरा ये मानना है तेजी की पोजीशन को होल्ड करें। फिर से एक हरे निशान में लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग लगातार 6ठे दिन मिल रही है, तो मजबूत तो है ही बाजार। इंट्राडे में जो करेक्शन मिलेगा कल उसका भी फायदा उठाएंगे खरीदारी करने के लिए आज से, तो खरीदारी करके जाने की राय है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं।
बिल्कुल, तो खरीदारी करके जाने की राय है, कोई डाउट नहीं है जहां तक आज के बाजार का एक्शन रहा है। जल्दी से कुछ कैश स्टॉक्स को भी हाईलाइट कर देते हैं इससे पहले कि हम क्लोजिंग की तरफ जाएं। साउथ इंडियन बैंक जो अनुज जी ने आपको रेकमेंड किया, इंडियन बैंक 18% 19% का उछाल वहां पर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहां पर आपने तेजी देखी है। सेंट्रल बैंक यहां पर खरीदारी आती हुई दिखी है। यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया बल्कि 10% ऊपर आज क्लोज हो रहा है। तो बढ़िया एक्शन इन स्टॉक्स में भी आया। तो कैश स्टॉक्स और स्पेशली उसमें जो बैंकिंग स्पेस है वो काफ़ी एक्टिव रही है आज के ट्रेड में। यहाँ पर आपको नज़र रख के जानी चाहिए जिस तरह से मूव आए हैं। और अगर स्टॉक्स देखें तो चेन्नई पेट्रो एक स्टॉक है सुमित जी में, जो मैं देख रहा था सुबह भी एक्टिव था, आज भी अभी अगर देखें तो 6.5% की तेजी के साथ क्लोज हो रहा है। इस पर कोई राय है सुमित जी? दीपांशु, चेन्नई पेट्रो को पोजीशंस को होल्ड करें। स्टॉक के अंदर आज ब्रेकआउट आ रहा है, अभी टाइम नहीं है इसके लिए मैंने आज इसका बिगुल नहीं बजाया, वरना ये स्टॉक में क्लास ब्रेकआउट है। 100 के ऊपर जैसे ही जाएगा तो चेन्नई पेट्रो के अंदर भी ऐसा ही मोमेंटम कल के दिन में देखने को मिलेगा। फिर स्टॉक ऊपर में 105-110 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। और दीपांशु, एक बार कैनरा बैंक में नजर डालिए, 20% स्टॉक ऊपर है। क्या मूव देखने को मिल रहा है, क्लास मूव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, मैं कैनरा बैंक ही पुल अप करने वाला था कि जब मैं इंडियन बैंक देख रहा था 19% पे, तो कैनरा बैंक भी स्क्रीन पर तभी पॉपअप हुआ और 19-20% का सर्किट कैनरा बैंक पे। अब तो खैर सर्किट का सवाल नहीं बनता है, बट 20% का उछाल कैनरा बैंक पर भी आते हुए दिख रहा है। तो 140 के लेवल पर QIP भारी डिस्काउंट पर आई। कल की क्लोजिंग से अगर आप देखें तो 12% के डिस्काउंट पर QIP आई। स्टॉक वायदा कारोबार के बैन में भी है, पर उसके बावजूद देखें तो खबरें आ रही है कि QIP के लिए जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और कैनरा बैंक 20% की तेजी के साथ बंद हो रहा है। पर जैसा अनिल जी आपके लिए हाईलाइट कर रहे थे, एक और रिकॉर्ड वाला दिन भारतीय बाजारों के लिए। पहली बार 13,400 के ऊपर आपने निफ्टी को जाते हुए देखा और एक बार फिर से नई रिकॉर्ड क्लोजिंग भी बाजार आपको दे रहे हैं। दिग्गज स्टॉक्स, रिलायंस से आज आपको पार्टिसिपेशन मिला, 2% की तेजी। TCS ने पार्टिसिपेट करा तो टॉप 2 हैवी वेट्स की तरफ से खरीदारी आती हुई दिखी, जिससे बाजार को सहारा मिला। उसमें HUL को भी शामिल कर दीजिए, थोड़ी खरीदारी वहां पर भी थी। इन्फोसिस, इससे भी पार्टिसिपेशन आते हुए दिखा और HDFC यहां पर भी खरीदारी थी। तो इन स्टॉक्स की वजह से बाजार को सहारा जरूर मिलते हुए दिखा है। अल्ट्राटेक टॉप गेनर रहा निफ्टी में। HCL टेक, कोटक बैंक, HDFC लाइफ, SBI, ब्रिटानिया, कुछ और स्टॉक्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट करा। हालांकि ब्रेथ आज उतनी पॉजिटिव नहीं थी। जो स्टॉक्स गिरे हैं उनकी गिनती ज्यादा है, जहां पर गेन्स आई है वो कम है, पर क्योंकि हैवी वेट्स में अच्छी खरीदारी आई इसलिए बाजार पॉजिटिव रहे। हिंडाल्को, सन फार्मा, कोल इंडिया, NTPC, इंडसइंड बैंक यहां पर गिरावट आती हुई दिखी। एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर्व और फाइनेंस, UPL, श्री सीमेंट, JSW स्टील, ONGC, गेल, IOC यहां पर भी आपने गिरावट देखी है। तो थोड़ा ऑयल एंड गैस में मुनाफा वसूली हुई है, साथ ही फार्मा स्टॉक्स में थोड़ी मुनाफा वसूली होती हुई दिखी है, जहां से बाजार पर प्रेशर आते हुए दिखा। वायदा कारोबार में देखें तो ऑफकोर्स कैनरा बैंक जो मैंने आपके लिए हाईलाइट करा, जबरदस्त उछाल वहां पर आया है। वायदा कारोबार में 15% रहा, देखें तो वहां पर 20% का उछाल था। PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पर 10 से 14% तक की तेजी रही। BHEL बड़ा ब्रेकआउट 5%। वेदांता बड़ी मूव यहां पर आती हुई। गोदरेज प्रॉपर्टीज, PVR, चोला इन्वेस्टमेंट, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ICICI लोम्बार्ड, मुथूट फाइनेंस, कोलगेट, ACC अंबुजा और साथ ही सेल, एक्साइड, IGL और यूनाइटेड ब्रूअरीज कुछ और स्टॉक्स है जहां पर बेहतरीन एक्शन रहा। RBL बैंक यहां पर गिरावट, JSPL प्रेशर में रहा। बंधन बैंक यहां पर गिरावट आती हुई दिखी। IB हाउसिंग यहां पर मुनाफा वसूली। मैक्स फाइनेंशियल, कंटेनर कॉर्प, पेट्रोनेट और कैडला स्टॉक्स थे जो थोड़े फिसले हैं। तो अनिल जी, फार्मा में थोड़ा रोटेशन हुआ, बैंक्स में उतार चढ़ाव रहा, बट जबरदस्त एक्शन रहा बाजार में, जबरदस्त एक्शन रहा PSU बैंक्स के लिए और एक और रिकॉर्ड हाई और रिकॉर्ड क्लोजिंग सर। लेकिन दीप, जहां मेटल इंडेक्स कमजोरी के साथ आज ट्रेड कर रहा है, वहां पर एक स्टॉक देखिए जिसमें लगातार हम 90-95 रुपए से कह रहे हैं खरीदिए और एक भी लेवल पर ये नहीं कहा कि प्रॉफिट बुक करिए, सिर्फ ये कहा स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, और वो है वेदांता। 139 रुपए पर ट्रेड हुआ है। 130-135 के टारगेट हमने रिवाइज करके 145 के टारगेट किए। आप देखिए आज 139 पर डे हाई पर जाकर ये बंद हुआ। ये स्टॉक रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो एक भी बार हमने नहीं कहा कि प्रॉफिट बुक करिए, रुकिए, अभी भी 145 उसके बाद देखेंगे वहां से और टारगेट रिवाइज करने का। तो एकदम परफेक्ट एक्शन वेदांता में आता हुआ दिख रहा है। दिन के हाई पॉइंट पर ये है आपके लिए स्टॉक जो एक्शन में आता हुआ दिखा है। लाइफ टाइम हाई पर एक और क्लोजिंग और लगातार छठा दिन है निफ्टी का जब लाइफ टाइम हाई पर बंद होते हुए दिख रहे हैं बाजार, और सेंसेक्स भी अच्छी मजबूती के साथ 2.25 अंकों की तेजी दिखाने में रहा कामयाब। ये है
आज का भरपूर एक्शन को और बढ़ाइए आगे और आप बता दें शाम को क्या कुछ खास है आपके लिए। 4:30 बजे जो आप बाजार में कमाई कर रहे हैं कहीं तो खर्च करेंगे, और खर्च करने के लिए सबसे लोगों की फेवरेट जगह होती है कार्स। तो अगर आप कार खरीदना या बेचना चाहते हैं, और जो अगर कुणाल जी, राकेश जी और हमारे एक्सपर्ट्स को सुनते हैं तो वो कार भी खरीदते हैं लग्जरी वाली, तो लग्जरी कार के अगर आप शौकीन हैं तो आपके लिए जिग्निशन का शो आज सबसे अहमियत वाला है। 4:30 बजे देखिए मर्सिडीज बेंज AMG GLE 53 की टेस्ट ड्राइव। जी हाँ, मर्सिडीज बेंज की AMG वो स्पोर्ट्स टाइप वाली कार होती है, जो मर्सिडीज में भी एक हायर रेंज वाली होती है। इस SUV में कितना दम है, और साथ ही स्कोडा की ओक्टाविया RS 245 ये एक और कार है जिसकी आपको टेस्ट ड्राइव मिलेगी, और साथ ही ऑटो वर्ल्ड की सारी लेटेस्ट अपडेट जिग्निशन शाम 4:26 पर। वर्चुअल टेस्ट ड्राइव के लिए बंसल जी तैयार हैं या आपके यहाँ गाड़ी ही भिजवाई जाए? नहीं अनिल जी, मैं तो वर्चुअल टेस्ट ड्राइव के लिए तैयार हूँ अनिल जी, बट मेरी एक अनिल जी रिक्वेस्ट है, देखिए मेरी लग्जरी गाड़ी में इतनी नॉलेज नहीं है, तो एक दिन अनिल जी इस पे भी थोड़ा हाईलाइट कराइए। ये मर्सिडीज बेंज हुई, ऑडी हुई, BMW हुई, इनमें क्या फर्क होता है अनिल जी? इनमें क्या फर्क है, कौन सी बढ़िया होती है, इसके बारे में भी अनिल जी कुछ ज्ञान दिलवाइए अनिल जी, क्योंकि अब 8-9 महीने हो चुके हैं, घर से काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन लगने वाला है। वैक्सीनेशन के बाद अनिल जी पूरा इरादा है कि एक लग्जरी गाड़ी लेने का अनिल जी, तो कुछ नहीं बहुत सिंपल है बंसल जी, सारी गाड़ियां एक जैसी होती है, सब में देखिए सारी गाड़ियां एक जैसी होती है, सब में 4 पहिए एक स्टीयरिंग होता है, खाली लोगो अलग अलग होता है। आपके लिए इतना काफी है जानना, बाकी आपके जेब में जितने पैसे हैं उस हिसाब से आपको गाड़ी खरीद सकते हैं। बाकी सब में समझ, मोबाइल में क्या है, वही फोन आता है, वही फोन जाता है, वही व्हाट्सएप है, वही फेसबुक है, वही ट्विटर है, बस यही है। बस बाकी तो आप समझ ही गए। तो आप वो क्या है कि सारी घड़ियां एक ही वक्त बताती है, राइट? आपके हाथ में जितनी महंगी घड़ी है वो आपका वक्त बताती है, बाकी वक्त तो सारी घड़ियां सेम ही बताती है। तो इसलिए सारी गाड़ियों में 4 ही पहिए हैं, एक ही स्टीयरिंग है, वही ब्रेक, वही क्लच है तो बाकी और कोई फर्क नहीं है। बस ये आपकी क्लास बताती है कि मर्सिडीज बेंज की AMG GLE 53 क्लास ये कैसी क्लास है। लेकिन आपको गाड़ियों के बारे में जो भी जानकारी चाहिए बिल्कुल हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल से संपर्क करें। ऑटो इंडस्ट्री की जानकारी रखने वाला देश में उनसे बेहतर जर्नलिस्ट कोई है ही नहीं। शी इज द बेस्ट, और जो नॉलेज उनकी है, जो कनेक्ट उनका है ऑटो इंडस्ट्री के एक दिग्गज MD CFO से, CEO से, न सिर्फ इंडिया के बल्कि सारी ग्लोबल कंपनियों के, तो जबरदस्त कनेक्ट है। आपको जिस गाड़ी के बारे में जो जानकारी चाहिए आपको मिल जाएगी। लेकिन बाकी सबके लिए भी, सब तो बंसल जी की तरफ फोन करके पूछ नहीं पाएंगे, तो शाम का 4:30 बजे वाला शो जरूर देखिएगा। जिग्निशन हमारा अवार्ड विनिंग शो शाम को 4:26 पर। शाम 6 बजे केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आज भारत बंद रहा 3 बजे तक। किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया, मंडियां बंद रही, और ये आंदोलन पिछले 2 हफ्तों से चल रहा है। किसान कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार इन्हें वापस लेने के मूड में है नहीं। कई दौर की बातचीत के बावजूद कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। अब सवाल यह है कि समाधान निकले तो कैसे, क्या है बीच का रास्ता, कृषि कानूनों पर कंफ्यूजन क्यों है, और कल सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत हुई उससे क्या उम्मीदें लगाई जाए, इसी पर होगी हमारी खास चर्चा। 2 खास मेहमान होंगे हमारे साथ, सिराज हुसैन साहब पूर्व कृषि सचिव, और साथ ही पाशा पटेल साहब पूर्व चेयरमैन CACP महाराष्ट्र के, जो इस पूरे मुद्दे को आपको आसान भाषा में सिखाएंगे। गुस्से में किसान क्या है समाधान। रात 8:30 बजे आपके लिए होगा म्यूचुअल फंड पर विशेष शो। अगर आप म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट देखकर निवेश करते हैं तो जिसे आप फैक्ट शीट कहते हैं, दरअसल वो फंड शीट है। फैक्ट शीट तो आपको फंड की जर्नी बताती है। अगर आप म्यूचुअल फंड से मोटा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप फैक्ट शीट के बजाय फंड की जर्नी देखिए, कहां से शुरुआत कहां पहुंचा। हम आपको बताएंगे फैक्ट शीट और फंड शीट में क्या अंतर है, और मुनाफा कमाने के लिए आपको क्या देखना चाहिए, कहां देखना चाहिए। तो निवेश की फंड शीट वर्सेज फैक्ट शीट, ये है आपके लिए आज का खास शो। JRL मनी के को-फाउंडर विजय मंत्री होंगे इस खास शो में आज हमारे साथ, तो ये शो भी मिस मत कीजिएगा। आइए, फाइनल क्लोजिंग आपके सामने आ गई है। आज आप सब लोग एक ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन के साक्षी है, ये आप ध्यान में रखें। 13,392 लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग और 13,435 ये लाइफ टाइम हाई निफ्टी पर आज बना है। 45,742 ये सेंसेक्स पर लाइफ टाइम हाई आज बना है, और क्लोजिंग हुई है 45,608 पर। वहीं निफ्टी बैंक 23 मार्च के लोज के बाद से अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग दिखाता हुआ
30,261। आज तीसरा दिन है जब बैंक निफ्टी 30,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है और हाई जो बनाया है वो है 30,363 का। तो लाइफ टाइम हाई पर बाजार बंद होते हुए दिख रहे हैं इस वक्त सेंसेक्स और निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी भी लगभग 7-8 महीनों के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचता हुआ। एंजॉय कीजिए, और ये है आपके लिए बाजार का बुल मार्केट जहां पर एक्शन भरपूर है, तगड़ा है, तेजी की तरफ है। कुणाल जी, लाइफ टाइम हाई पर बाजार बंद हो रहे हैं, एकदम कंफर्टेबल है आप? अनिल जी बिल्कुल कंफर्टेबल है अनिल जी, और देखिए लगातार तेजी बनी हुई है और कितना कंफर्टेबली अब 13,000 के ऊपर बाजार टिक गया अनिल जी। अब 14,000 का इंतजार है, तो बिल्कुल कंफर्टेबल है अनिल जी। और काफी लोग असहज हैं अनिल जी बाजार के इन स्तरों पर, और उनकी असहजता देखकर कंफर्ट और आ रहा है अनिल जी। वाह, ये वही ना बात। बाकी तो सुमित जी हमारे जबरदस्त स्टॉक ढूंढने में माहिर, 10-10, 15-15, 20-20% वाले। सुमित जी, ये ऐसा माहौल पिछली बार कब देखा था और कितने दिन चलेगा, ये बताइए, दोनों ही चीजें। अनिल जी, ये ऐसा माहौल देखे हुए बहुत टाइम हो गया। आप मान के चले 7-8 महीने हो गए, उसके बाद ऐसा मूव अब ये देखने को मिल रहा है। कितने दिन चलेगा अनिल जी, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये बताना बहुत डिफिकल्ट है, ये टाइम करना, प्रिडिक्ट करना वेरी डिफिकल्ट। बट एक चीज है अनिल जी, इसको देख के घबराना नहीं है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग मोमेंटम प्ले में बिलीव करते हैं, वो लोग बिल्कुल रिस्क जो ले सकते हैं, वो लोग बिल्कुल ट्रेड ले, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले। बस जो आप बार बार बोलते हैं, मैं भी वही बोलना चाहूंगा कि जब आप ये घूमे उस टाइम पे निकलना जरूर आना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक घूम गए और उस टाइम पे अगर मार्केट में अच्छा करेक्शन आया तो फिर वापस से सब गाना गाना चालू कर देंगे, अटक गए। तो ये अटकने वाला गेम से बचने के लिए स्टॉप लॉस का यूज करें। एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, दरवाजा बंद हो और बाहर से कुंडी लग जाए उसके पहले निकल जाए, ये ध्यान में रखिएगा। पता चला कि अंदर म्यूजिक में, डांस में, पार्टी में इतने मशगूल हो गए कि निकल ना पाए। निकलने का ध्यान जरूर रखिएगा, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक एंजॉय कीजिए। चोपड़ा साहब, आपने भी लंबी तेजी, लंबी मंदी कई बार देखी है, आपका क्या विचार है, कब तक चलने वाला है मामला ऐसा? अनिल जी, जिस तरह के बुलरन में हम हैं और जिस तरह का डिस्पेयर आपके आसपास दिखाई देता है, लोग परेशान हैं, हैरान हैं, और उन्हें लग रहा है मार्केट कभी भी गिरेगा। देखिए, जब 13,500 के लेवल पे इंडेक्स होता है तो 300-400 पॉइंट का गिरावट कोई खास मायने नहीं रखता, और मुझे लगता है कि करेक्शंस आते रहेंगे। मगर अभी भी हम एक नए बुल ट्रेंड में हैं और ये तेज़ी बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि अभी तो हम रिवाइवल देख रहे हैं ग्लोबली, और इंडिया में भी अगर हम देखें तो रिवाइवल हो रहा है। मेटल साइकिल में रिवाइवल देखने को मिल रहा है, हाउसिंग साइकिल में देखने को मिल रहा है। खास करके रियल एस्टेट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा करना चाहिए, मेटल्स बहुत अच्छा करना चाहिए। ऑटो में हम ऑलरेडी तेजी देख चुके हैं, और जब गिरावट आती है इकोनॉमी में, जब मंदी आती है, तो सबसे पहले मेटल्स ही गिरते हैं, ऑटो ही गिरता है और रियल एस्टेट ही गिरता है। और इन सब की साइकिल्स हमने देख ली हैं कि जो निचले स्तर पे ये टच की गई है, करी हैं। तो मुझे लगता है अभी इकोनॉमिक रिवाइवल चालू हुआ है, और आने वाले 1-1.5 साल तक भी मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा कोई क्रैश देखने को नहीं मिलेगा। गिरावट आती रहेगी, करेक्शंस आती रहेंगी, मगर कोई बहुत बड़ा क्रैश मुझे मार्केट में नहीं दिखाई देता, और आने वाले 1-1.5 साल तक मुझे नहीं दिखाई देता। तो संभवतः ये तेज़ी चलती रहेगी, और हो सकता है हम नए स्तर निरंतर रूप से टच करते रहें। मुझे खुशी होगी फंडामेंटली अगर मार्केट थोड़ा सा गिरकर कंसोलिडेट करता है, बिकॉज कंसोलिडेशन मार्केट को स्ट्रेंथ देता है। तो कंसोलिडेशन यदि हुई अनिल जी, तो मैं बहुत खुश हूँगा पर्सनली, क्योंकि इस तरीके की एक तरफा तेजी भी कभी भी अच्छी नहीं होती। तो थोड़ी गिरावट मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, मगर थोड़ी गिरावट जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, विशेष टिप्पणी बंसल जी की। जी बंसल जी, बताएं सर। देखिए अनिल जी, आगे पूछ रहे हैं कि कब तक चलेगा। अनिल जी देखिए, नोबडी नोज, एक अनचार्टेड टेरिटरी में हम गए हैं। अगर आप ध्यान दें, जब सेंसेक्स ने 6,500 के लेवल तोड़े थे, तब क्या हुआ था? तब एक नॉन स्टॉप बड़ी रैली देखने को मिली थी। तो 12,000 के लेवल्स टूटे अनिल जी। कोई नहीं जानता कि निफ्टी 15,000 के लेवल्स लगाए बिना 12,000 के नीचे गए हुए। अनिल जी, निफ्टी कैन गो टू 15,000 लेवल्स विदाउट गोइंग बिलो 12,000 लेवल्स। बीच बीच में करेक्शंस आएंगी, शॉर्ट लिव्ड होंगी, शार्प होंगी, शॉर्ट लिव्ड होंगी। तो ये पार्टी अनिल जी लंबी चलने वाली है। जैसे भी चोपड़ा जी ने भी बोला कि 1.5 साल चल सकती है। तो अनिल जी 15,000 की तैयारी है निफ्टी की। तो
और अब मैंने ये डिसाइड किया, जब आपने 15,000 का टारगेट दिया, तो जब तक निफ्टी 15,000 नहीं छुएगा तब तक बंसल जी को अमेरिका जाने के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी, और बंसल जी नहीं जाएंगे तो कुणाल जी भी नहीं जाएंगे, ये बात पक्की है। तो 15,000 छूने के बाद ही आपको छुट्टी मिलेगी। तब तक अब आप अपना जोर लगाते रहे 15,000 पहुंचाने के लिए, और उसके बाद ही आप अब इरादा बनाएं, पहले टिकट भी ना करवाएं। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं, जब तक 13,100 के नीचे अब तक जब बंद नहीं होता तब तक ट्रेडर्स को तेजी की पोजीशन में रहना है। पहला संकेत कमजोरी का तब आएगा जब निफ्टी 13,100 स्पॉट लेवल के नीचे बंद हो, और वहां से आपको 300 पॉइंट का कंफर्ट अभी निफ्टी पर है, क्योंकि आप 13,400 के बेहद नजदीक बंद हुए, तो चिंता की बात नहीं है। 13,100 के नीचे बंद होगा तो ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा, नेगेटिव होने में तो अभी लंबा वक्त है। तो 13,100 पर नजर रखें क्लोजिंग बेसिस पर, उसके नीचे जाए तो फिर ट्रेडिंग के लिहाज से आपको सावधान होना है। और इन्वेस्टर्स लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, करते रहे, ये तो भागम भाग वाला खेल चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। ऐसा ही है कि आज नहीं खरीदा तो कल नहीं मिलेगा, और कभी कभी ऐसा ही होता है, आज नहीं बेचा तो कल नहीं बिकेगा। तो ये वक्त की बात है। मूड माहौल एक ही साल में 2020 में किस तरह से 2 बार बदला है, ये वाकई में देखने सीखने समझने वाली बात है बाजार से। आप सभी से विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वक्त निकालने के लिए।